बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान। प्रोग्राम शुरू होने से थोड़ी देर पहले ना हमारी एक बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही और वो थी एक रिपोर्ट तो नहीं, एक सेइंग है वर्ल्ड बैंक का जो डायरेक्टर है उसने कहा कि दुनिया को ये जो पेंडेमिक है इसके साथ साथ एक पेंडेमिक का क्राइसिस तो है ही कि एक बीमारी आई हुई है, उससे बड़ा क्राइसिस ये है कि मॉरल क्राइसिस जिसका हमें सामना है। उन्होंने ये बात की इस बैकग्राउंड में कि इजराइल जो है वो फ़लस्तीन को वैक्सीन्स प्रोवाइड करने से उसने इनकार कर दिया कि मैं जो फ़लस्तीनी आबादी है उनको हम वैक्सीन नहीं दे सकते, वो अपनी वैक्सीन का खुद बंदोबस्त करें। तो उस पर उन्होंने कहा कि इतना पैसा है लोगों के पास, इतने मीन्स हैं और वैक्सीन्स भी इतनी है कि अगर आपकी विल हो तो आप सबको दे सकते हैं। लेकिन इंसानी हुकूक की तंजीमें किधर हैं? अब किसी को कुछ याद नहीं आएगा, कोई बात नहीं होगी इसके ऊपर। मॉरल क्राइसिस ये सिर्फ उस एक खित्ते का नहीं होता, ये पूरी दुनिया का होता है। अक़वाम आलम जो है, मुहज़्ज़िब अक़वाम जिनको हम कहते हैं, वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और ऐसे मामले में पीछे हट जाते हैं। और वैसे बात करें तो कहते हैं जब तक दुनिया में एक केस भी पोलियो का रहेगा तो पोलियो से ख़तरा है, जब तक एक केस कोरोना का रहेगा कोरोना से ख़तरा है। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? गरीब ममालिक के लिए कुछ नहीं करेंगे। सो ये है वो मॉरल क्राइसिस जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। और हमजा अगर हम अपनी ज़िंदगियों में भी देखें ना तो हमारे आसपास भी बहुत है, मिलावट है, नाक़िस अशिया है। आज हमने भी हमारी जो हेडलाइंस में भी और हम भी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे कि जो लोग ना आलूदा गंदे पानी से सब्जियां उगा रहे हैं, नाकिस चीज़ें जो है वो मिला रहे हैं, ये सब भी तो मॉरल क्राइसिस ही है जिसकी वजह से हम ये सब कुछ करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। आप एक नाई के पास चले जाए ना तो वो कोशिश करेगा कि वो उसी रेजर के साथ जो है आपकी भी शेव बना दे कि उसके 1 रुपया उसका शायद बच जाएगा। आप किसी अमीर आदमी के पास चले जाएंगे तो उसका भी मामला यही होगा कि वो कुछ ना कुछ जो है अपना बचा ले। आप चले जाएं, सिरिंजें बचाने की कोशिश की जाती है और उससे नुकसान कितने होते हैं ये हम सोचते ही नहीं। हमारा तो 1-2 रुपए बच रहे होते हैं, अगले की पूरी जिंदगी उसमें गुजर जाती है। सो यही है वो मॉरल क्राइसिस जिसकी के निशानदेही की गई है। हमें देखने की जरूरत यह है कि हमारे आसपास तो ये है लेकिन हमारे अंदर भी तो नहीं है। अगर हमारे अंदर भी ये मॉरल क्राइसिस मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि हम ही दरअसल वो मॉरल क्राइसिस हैं या वो अखलाकी तबाहकारी हैं जो जिससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। सो लोगों में ढूंढने के बजाय वो बीमारी अपने अंदर ढूंढें और अगर अपने अंदर से हम ख़त्म कर लेते हैं तो कम से कम हम उन लोगों में होंगे जो कि इस मसले का हल करने वाले होंगे, ना कि वो लोग जो कि मसला पैदा करने वाले हैं। हम आज बात कर रहे हैं सबसे अहम मामला है, जो हम खा पी रहे होते हैं ना, हम वही होते हैं। यही है ना जो हम yes. बिल्कुल। तो बीमारियों से बचाने वाली सब्जियां ही बीमारियां फैलाने का सबब बनने लगी हैं। सीवरेज के गंदे और जहरीले पानी से सब्जियों की काश्त करने वाले मुआशरे का नासूर और इंसानियत के दुश्मन बन चुके हैं। यानी कि जो सब्जियां हम सेहतमंद रहने के लिए खा रहे होते हैं फरा, वो हमें अब सेहतमंद नहीं, हमें बीमार बना रही हैं। ये जो घिनौना खेल है ना हमजा, ये पता नहीं कब से जारी है। अभी पिछले दिन आपको याद है हम गन्ने का एक गुड़ बनने का पैकेज करने के लिए गए थे कसूर के इलाके में और वहाँ पे मुझे पता चला कि हेपेटाइटिस की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, लिवर सोरेसिस के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो वो चूँकि हमारा एक बैकग्राउंड जो है हमें बताता है कि आप जब भी ना किसी चीज़ को सुने तो आप साइंटिफिक माइंड उसको हमेशा उसको क्वेश्चन करता है कि क्यों, इसकी रीज़न क्या है। तो मैंने भी पूछा कि इसकी रीज़न क्या है, कभी पता किया आप लोगों ने कि यहाँ आबो हवा में खाने पीने में? तो उन्होंने कहा जी यहाँ पर ना पानी ज़ेर ज़मीन इतना आलूदा हो चुका है और कुछ ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जिनका पानी जो है वो वहाँ पर फिल्ट्रेशन के बगैर डाल दिया जाता है और वहीं से सब्जियाँ काश्त होती हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो इससे मुतासर हैं। सो अब ये तो एक सूरत है, उनको पता भी है लेकिन वो हेल्पलेस है, वो कुछ कर नहीं सकते। और यही सूरत हाल यहाँ कराची में हमारे सामने एक इंसानी ज़िंदगियों से खेलने का घिनौना काम जो है कराची के इलाकों करंगी और मलीर में खुलेआम जारी था, जहाँ इंसानी फजले से सब्जियां उगाई जा रही हैं। और इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त की समाअत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करंगी और फूड अथॉरिटी हुकाम अदालत में पेश हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर करंगी ने अदालत को बताया कि अब वहाँ सब्जियां नहीं उगाई जा रही, चंद माह कबल मानसून का सीज़न गुजरा और मानसून के बाद मुमकिन नहीं कि सब्जी उगाई जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। फूड अथॉरिटी जो हुकाम है वो ये
बता रहे हैं कि 21 जनवरी को सब्जियों के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि इतना टाइम लगा दिया आपने, आपको इतना वक्त लग गया, इतनी ताखीर से नमूने आपने लेबॉर्ट्री क्यों भेजे, लगता है आपकी दिलचस्पी ही नहीं है। खैर, सब्जियों से मुतल्लिक कितने रोज़ में लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट मिलेगी, ये सवाल किया गया तो फूड अथॉरिटी हुकाम ने बताया कि रिपोर्ट में 10 से 12 रोज़ तो लग ही जाएंगे। अदालत ने तफसीली रिपोर्ट तलब करते हुए मजीद समाअत जो है 17 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। हमने इसके ऊपर डीजी सिंध फूड अथॉरिटी का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा क्योंकि 17 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है तो समाअत के बाद हम अपना मौक़िफ़ दे सकेंगे। अभी अदालत में मामला है तो हम इस पर कोई मौक़िफ़ देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ वो ज़िम्मेदार नहीं है, कुछ और इदारे भी हैं जो इसके ज़िम्मेदार हैं। ये मसला सिर्फ कराची का नहीं। हाँ, ये कसूर जैसे मैंने खुद जिक्र किया है कि ये तो मैं खुद वहाँ गई और मैंने खुद वहाँ पे पूछा कि क्यों भाई, क्यों इतनी अम्मात हो रही हैं, लिवर सिरोसिस के केसेस क्यों इतने हैं, ये कैंसर जो है ये क्यों इतना बड़ा है। तो उन्होंने कहा हमें मालूम है इसकी वजह ये है कि यहाँ पे कुछ लेदर्स की ऐसी फैक्ट्रीज़ हैं जो कि रंगती हैं चमड़े को, और वो पानी जो है जहरीला होता है और वो पानी ज़मीन में, और उसी से फिर सब्जियाँ उगाई जाती हैं और फिर यहाँ से सब्जियाँ कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, ट्रांसपोर्ट होती हैं, और आपके घर में भी जो सब्ज़ी आती है वो जिसको आप सेहतमंद और सेहत बख्श समझ के खाते हैं, पता चले कि वो अपने अंदर बहुत सारी ऐसी मुज़र केमिकल्स और अशिया लिए हुए है कि जिसकी वजह से आपकी सेहत जो है वो ख़राब हो सकती है। सो हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। फ़िलहाल कराची सबसे पहले की हम इस वक्त स्टोरी आपके सामने रिपोर्ट करें मलीर एंड कोरंगी के हवाले से। शिराज अहमद, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बड़ी अफसोसनाक और परेशान कुन बात है मलीर एंड कोरंगी में, बताइएगा कब से ये सिलसिला जारी है और क्या सूरत हाल है अभी वहाँ? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने भी बताया कि इस वक्त जो सब्जियों की कीमतें हैं वो तो आसमान से बातें ही कर रही हैं, लेकिन उस हवाले से क्वालिटी वाली सब्जियां और फल जो हैं वो लोगों को नहीं मिल पाते हैं। कोरंगी हो या लांडी हो, तमाम तर इलाकों के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ नाले गुजर रहे हैं उसके इतराफ़ में खेती बाड़ियाँ की जा रही हैं और वहाँ पर गैर मयारी सब्जियाँ उगा कर वो मार्केटों में फ़रोख्त की जाती हैं। शहरियों को महंगे दामों जो है वो सब्जियाँ मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद उसमें ना तो वो क्वालिटी होती है, और जो लोग ये समझ के सब्जियां खा रहे होते हैं कि चलो इससे हमें सेहत मिलेगी, अच्छी ग़िज़ा मिलेगी, लेकिन उस सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आती है, क्योंकि इसके अंदर जो मौजूद केमिकल्स होते हैं, जो इसकी ग़िज़ाइयत होती है वो उस मयार की नहीं होती वो जो इंसान को सेहत बख्श बनाए। और वो इसी तरह हम देखते हैं कि बहुत से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त भी मैं मलीर और कोरंगी के बीच से गुजरने वाला जो नाला है वहाँ पर मौजूद है और उसके इतराफ़ में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में खुलेआम जो है वो सब्जियाँ उगाई जा रही हैं। इस वक्त भी मेरे पीछे मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं शाहिद मलिक की फसल लगी हुई है, उसी के साथ जो है गंदुम लगाई गई है, सरसों लगी हुई है, गटर का पानी यहाँ मौजूद है। गटर का पानी जो है इन्हीं सब्जियों को दिया जाता है, जबकि मेरे राइट साइड पर मकई की एक बहुत बड़ी फसल जो है वो लगी हुई है, जो कि जानवरों को भी खिलाई जाती है और इससे जो पैदावार होती है, जो प्रोडक्शन है मकई की, वो जो है लोगों को मार्केटों में दी जाती है। लेकिन कोई पुरसाने हाल नजर नहीं आता, कोई अथॉरिटी हमें यहाँ नजर नहीं आती। खुलेआम जो है यहाँ सब्जियाँ काश की जा रही हैं। यहाँ से रोजाना सुबह जो है बड़ी तादाद में जो सब्जियाँ इकट्ठी करके मार्केटों को फरोख्त की जाती हैं। हमने जो अभी अपडेट किया है उसके मुताबिक ये है कि अदालत में ये बयान दिया गया है कि अभी वहाँ कोई सब्जी काश्त नहीं हुई हुई, क्योंकि मानसून के बाद सब्जियाँ जो है वहाँ पे काश्त नहीं हो रही। तो आप तो बता रहे हैं कि अभी भी सब्जियाँ वहाँ लगी हुई हैं और अभी भी गटर के पानी से मलीर और इस इलाके में जो है सब्जियाँ मौजूद हैं। बिल्कुल हैरत अंगेज़ बात है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें भी बहुत ज़्यादा हैरत हुई, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में फसलें काश्त की जा रही हैं और मेरे पीछे इस वक्त पूरी गोभी की फसल लगी हुई है, जहाँ पर मुख्तलिफ गोभी की फसल जो है वो तैयार है। सुबह कटाई होती है इसकी और पैकिंग के बाद जो है ये मार्केटों को फ़रोख्त कर दी जाती है। क्योंकि इस वक्त तक लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते, सुबह सुबह जो है यहाँ पर ये काम हो रहा होता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो नाले का पानी है वो यहाँ सब्जियों को दिया जा रहा है। जो रास्ते बनाए गए हैं वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू यहाँ से नाले का जो पानी है वो यहाँ अंदर आता है। खेतों में कचरा हमें जगह जगह नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ काश्त हो रही है। कुछ मजदूर भी हमें यहाँ काम करते हुए नजर आए। तो ऐसा कहना हरगिज सही नहीं होगा कि सब्जियां अभी भी काश्त की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया, आज आप हमें आगाह कर रहे थे। कसूर का रुख करेंगे, तनवीर शायद वहाँ पर मौजूद है। तनवीर, आप बताइएगा कसूर में क्या सूरत हाल है? कराची की सूरत हाल तो हमें शहराज ने बताई है। जी बिल्कुल हमजा, फरा, सादिया, आप अगर कसूर की बात करें तो यहाँ जहरीला पानी लोगों की रगों में जा रहा है। अब आप पूछेंगे कि रगों में खून के अंदर कैसे जा रहा है, तो ये जो मेरे पीछे गंदा पानी है इससे सब्जियों को
फलों को और अनाज का जो गंदम है उसको सैराब किया जा रहा है। और यही अनाज यही जो चारा है वो हमारे अंदर जाएगा। जो चारा है वो जब भैंसें खाएंगी उसके दूध के अंदर इसके असरात आएंगे। ये गंदा पानी, जहरीला टैनरीज का पानी, लोगों के घरों का पानी जिसके अंदर इतने जहरीले केमिकल हैं कि इसके अंदर हाथ भी डालना जो है वो समझ ले ऐसे ही है कि आपका हाथ जो है वो ख़राब हो जाएगा तजाबियत के साथ। मगर ये पानी सब्जियों को लगाया जा रहा है, सब्जियां इससे सैराब की जा रही हैं और लोगों को वही सब्जियां मंडी में ले जाकर बेची जाती है, खिलाई जाती हैं और लोग इसको खाते भी हैं। अब कोई भी ज़िला इंतज़ामिया यहाँ इस सिलसिले में अहकामात जो है वो नहीं दे सकी। फूड डिपार्टमेंट की बात करें तो वो भी फूड डिपार्टमेंट ने आज तक यहाँ आने का जो है वो विज़िट करने का सोचा भी नहीं। उन्हें पता भी नहीं ये इलाका कौन सा है। ये रोही नाला है, बस्ती वनैका से लेकर भादरपुरा तक ये रोही नाला जहाँ जहाँ जाता है सैकड़ों एकड़ जरी ज़मीन इस गंदे पानी से सैराब की जाती है। और ये जहर जो है वो लोगों के अंदर जो है वो सब्जियों के ज़रिए और दूध के ज़रिए, फलों के ज़रिए, गंदम अनाज के ज़रिए हमारे अंदर जा रहा है। मगर इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं है। जी वाला नहीं है। तनवीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इस पे माहिराना राय भी ले लेते हैं। लेकिन ये हमजा यहाँ पर ना एक बात हम कहते हुए उसकी तरफ जाते हैं, हम कहते हैं ना कि ये कसूर का सिर्फ मामला नहीं है, ये सभी का कसूर है। इस वक्त अगर वहाँ पर कराची में, कोरंगी और मलीन में हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि अभी भी सब्जियां काश्त हो रही हैं और अदालत को बताया गया कि नहीं हो रही हैं। तो ये वो मॉरल क्राइसिस है जिससे हमने बातचीत शुरू की थी। जो उगा रहे हैं, जो लगा रहे हैं, जो पहुंचा रहे हैं, उनको तो मालूम है कि वो लोगों को जहर दे रहे हैं, वो गंदी चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही है। तो ज़रूरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से डीन डॉक्टर जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। ये सेवरेज, नालों के पानी, गंदा पानी, इससे जो जहरीला पानी हो जाता है, फसलों को काश्त किया जाता है, सब्जियों को समझा जाता है कि बहुत सेहत अफजा होती हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, कितना नुकसान होता है जब हम ऐसा करते हैं। तो जी, थैंक यू वेरी मच। जो आपने बात की है कि सब्जियों से नुकसान हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। सब्जियां सेहत इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं और सेहतमंद भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है जो भी आप मेंशन कर रहे थे कि जो सीवेज वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्रियल सिटीज़ जैसे फैसलाबाद है, यहाँ पे ना सिर्फ सीवेज वाटर होता है बल्कि उसमें शामिल हो जाता है इंडस्ट्री इफ्लुएंट। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है वो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर देता है जो इंसानी सेहत के लिए ज़्यादा टॉक्सिक है। फॉर एग्जांपल उसमें निकल है, कॉपर है, कैडमियम है, ये सारी जो धातें हैं या इनको हैवी मेटल्स कहते हैं, ये इसमें शामिल हो जाती हैं। और जब ये सब्जियों में खास तौर पे शामिल हो तो जो लीफी वेजिटेबल होती हैं जिनमें लीफ होती है, जैसे पालक है और मेथी है और इस तरह साग यहाँ पे लगाया जाता है, तो इस तरह की सब्जियों में ये इंसानी जिस्म में जब जाता है तो वहां पे फिर ये अकोमुलेशन शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों ना एक और रिसर्च की गई थी तो बरतानिया में गई थी और चाय के ऊपर की गई थी। आपको मालूम है ब्रिटिश जो है वो चाय के बड़े शौकीन है, तो मुख्तलिफ किस्म की जो चाय थी उसके जब उन्होंने तज्जिए किए तो पता चला कि उसमें लेड की तादाद बहुत ज़्यादा है। और लेड पॉइजनिंग आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप एग्री साइंटिस्ट हैं, आप बता सकते हैं। आपने खुद उन बहुत सारी धातुओं का जिक्र किया जो इंसानी जिस्म में जाके कैंसर समेत बहुत सारे मुज़ी अमराज का बाइस बनती है। तो वजह क्या है? लोगों में शऊर नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हमने ये काम करना नहीं है, वो मजबूर है, उनके पास पानी नहीं है, उनको ये पानी गंदा जो है वो इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ये वजह क्या है जिसकी वजह से ये इस वक्त पंजाब में 90% से ज़ायद जो रकबा है वहाँ पे आलूदा पानी से सब्जियाँ पैदा की जा रही हैं? जी, आमतौर पे सब्जियां चूंकि शहरों के करीब लगाई जाती हैं तो वहाँ पे पानी जो है वो अगर अच्छा पानी है वहाँ पे मैसर नहीं है। जैसे अब हमारे यहाँ पानी की भी कमी हो रही है तो लोग जो है सब्जियों में बहुत अरसा से ये सीवेज वाटर जो है वो यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे फैसलाबाद में चूंकि ऐसा सिस्टम नहीं है कि सीवेज वाटर अलहदा हो और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट अलहदा जाए, लेकिन एक ही ड्रेन में सारा कुछ जा रहा है और वहाँ पे फिर वही पानी किसान जो है वो यूज करते हैं और उससे सब्जियों को जो है वो यही पानी दे के बाद में इसको हार्वेस्ट करके तो मार्केट में भेज देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि पानी की कमी भी है और दूसरी तरफ यह है कि इनको पता भी नहीं है कि इसके मुज़र असरात क्या हैं।
जैसे फूड डिपार्टमेंट है, उन्होंने कई दफा यहाँ पे कार्रवाई की है और शहरों के करीब जहाँ पे ऐसा पानी लग रहा है वहां पे सब्जियां जो है वो खत्म की है उन्होंने, और बताते भी हैं उनको, लेकिन अब उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो अब साफ पानी जो है उसको, जो अवेलेबल पानी है वही वो लगा लेते हैं और उसमें मिक्सिंग होती है सीवेज वाटर की और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो अब ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, उनके पास वसाइल मौजूद नहीं है, कुछ को शऊर भी नहीं है, तो कानून किस तरह हरकत में आता है? फिर कानून किस लिए मौजूद होता है? शऊर देने के लिए भी मौजूद होता है, और जब आप खिलाफ वर्जी कर रहे होते हैं तो फिर एक्शन लेने के लिए भी मौजूद होता है। एनफोर्समेंट भी कानून का ही काम है। देखिए, दो डिपार्टमेंट हैं, एनवायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है वो भी है, फूड डिपार्टमेंट है। आमतौर पे फूड डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो ये देखते हैं कि सब्जियां जो है वो गंदे पानी से काश्त की जा रही हैं, तो वो सब्जियों को खत्म कर देते हैं, वहां से डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मैन पावर की कमी है, उनके पास भी इतने लोग नहीं है, उन्होंने बाकी चीजें भी देखनी है। तो मेरा ख्याल है ये सबकी जिम्मेदारी है और सब लोगों को अपनी अपनी जगह अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जो जिम्मेदार है, जो ये काश्त कर रहा है, उसको भी एहसास चाहिए कि वो सब्जी खुद भी खा रहा है, और ये सब्जी आहिस्ता आहिस्ता खाने से मूजी मर्ज हो रहे हैं और कैंसर जैसे मूजी मर्ज हैं, और इसके अलावा आपके लिवर जो है उस पर इफेक्ट है, इसका किडनीज पे इफेक्ट है। तो मैं समझता हूँ ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब जो है वो इसका ख्याल करें कि ये मुज़र सेहत पानी जो है इसको हम ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक है, हम सब की जिम्मेदारी है कि मुज़र सेहत जो पानी है उसको फसलों की काश्त के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, सब्जियों की काश्त के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर जावेद अख्तर साहब, डीन ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। ये हम सब की फर्ज जिम्मेदारी है और हमें ये समझ होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि किसी को शऊर ना हो इस चीज़ का, ये बात समझ नहीं आती। ऐसे लोग क्या वो सब्जियां अपने घर ले जाते होंगे, ले जाकर अपने घर, अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने वालिदैन, अपने घर वालों को खिलाते होंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है उन्होंने अपने लिए एक अलग सा मना करते होंगे कि नहीं ये सब्जियां नहीं खानी। इसलिए बहुत जरूरी है कि किचन गार्डनिंग की जाए। आपके पास छोटी सी कोई जगह है, भले गमले हैं, आप अपने साफ पानी से छत पे वहां पर खुद ऐसी चीजें लगा लीजिए जिनके बारे में आपको मालूम हो कि कम से कम अगर वो बहुत फायदेमंद नहीं तो साफ सुथरी तो है। हमजा, अगर यूके में ये किया गया ना, वहाँ पे तो ऊलॉन्ग टी और मुख्तलिफ किस्म की टीज है ना, तो अगर वहाँ पे लेड पाया गया है पत्ती के अंदर, और उन्होंने कहा कि इतना जितना अगर आप 6, 7, 8 कप भी चाय के पीते हैं और उसमें इतना लेड है तो आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है, विच कैन लीड टू, आपका जिगर फेल हो सकता है, आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, खुदा न खास्ता कैंसर भी हो सकता है। सो आपको मालूम नहीं होता कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन बहुत सारी ऐसी वजूहत होती है जिनकी वजह से हम इन अमराज का शिकार बात होती है। हम तो इतना सोचते ही नहीं है ना कि हम इतना कुछ अगर सोचने लग जाए तो हम क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। खैर, एहतियात कीजिए, आगे बढ़ेंगे और कोरोना वायरस की बात करेंगे। दुनिया भर की मईशतों को इस वायरस ने तो हिला के रख दिया और गरीब को मजीद गरीब बना दिया। बरतानवी इदारे ऑक्सफैम ने इंकशाफ किया है कि कोविड-19 से माली तौर पर मुतासिर होने वाले दुनिया के 1000 अमीर तरीन लोग अपने नुकसानात का इजाला सिर्फ 9 माह में कर लेंगे। जैसे कि मनी मेक्स मनी, उनके पास इतना पैसा है कि वो फिर पैसा बना लेंगे। बल्कि बहुत सारे लोग तो वो हैं जिन्होंने इस डिजास्टर से भी पैसा बनाया है। इस कर्ज भी इन्हीं लोगों को मिल जाता है। हाँ, और कर्जे माफ भी इन्हीं लोगों के ही हो जाते हैं। सब्सिडीज जो हैं वो भी इन्हीं लोगों के ही हिस्से में आती हैं। बात करें दुनिया के गरीब तरीन लोगों को जो मौशी नुकसान हुआ है, तो उनको ये नुकसान पूरा करने में 1 दहाई 10 साल लग जाएंगे इस अजियत से निकलते हुए जिससे इस वक्त वो 2-4 है। और 10 साल का मतलब है एक पूरी नस्ल हमजा जवान हो जाएगी इस सारे प्रोसेस में। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 हर मुल्क में मौशी अदम मुसावात में इजाफे का बाइस बनेगा और ये एक सदी से मुरतब होने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक पहली मरतबा होगा। आप चेक कर लें, और 10 साल बाद आप उधर खड़े होंगे जिधर वो लोग आज खड़े हैं। 10 साल आगे नहीं खड़े होंगे, आज जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर आते आते इतना टाइम लग जाएगा। और रिपोर्ट ये भी बता रही है कि वबा के आगाज से अब तक दुनिया के 10 अमीर तरीन अफराद की दौलत में मुश्तरका तौर पर $9 खरब का इजाफा हुआ है। नुकसान नहीं हुआ, इजाफा हुआ है ये कोविड के दिनों में जो हुआ है। और ये कोविड की वैक्सीन जो है, और किसी को भी किसी भी वबा से गरीब कोई ना हो, उसका शिकार ना होने की सारा पैसा जो है ज़मानत दे सकता है। इसी दौरान कोरोना वबा की वजह से बेरोजगारी का जो बहरान है, ये 90 बरस की बदतरीन शरह है इस वक्त पूरी दुनिया की। हम बात करें कि 90 ईयर्स में सबसे बदतरीन लेवल ये है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार अफराद की शरह जो है वो इन दिनों में है जिनके पास काम नहीं है। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वबा के दौरान 32 आलमी कंपनियों ने आर्जी टैक्सों में इजाफा किया और 2020 में $104 अरब का फ़ायदा हासिल किया। आप चेक कर लें,
आप कह रहे थे कि ये स्कूल वाले जो है फीस क्यों नहीं माफ़ करते। आप पूरी दुनिया में देख लें मामला ऐसा ही है, तो उन्होंने हर टैक्स जगह थोड़े से बढ़ा दिया और उनको फ़ायदा ही हुआ। यही तो बदकिस्मती है, यही तो हम उस मॉरल क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि अगर इजराइल जैसा मुल्क जो है वो कह रहा है कि हम फ़लस्तीनियों को नहीं लगाएंगे हम वैक्सीन, वो अपनी वैक्सीन का खुद बंदोबस्त करें, पैसा है हमारे पास वैक्सीन भी है पर हमने उन्हें नहीं देनी। हाँ जी। तो यही सूरत हाल बाकी दुनिया के अमीर अफराद में भी है, वो कह रहे हैं पैसा है हमारे पास मगर वो हमारा पैसा है वो हम लोगों पे नहीं स्पेंड करेंगे। सो मारूफ कॉलम नवीस और पॉलिसी एडवाइज़र आमिर हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर हुसैन साहब, ये जो रिपोर्ट हमने शेयर की ऑक्सफैम की, इस वक्त आप बताइएगा कि कोरोना ने गरीब ममालिक की मईशत की कमर तोड़ के रख दी है। ये जो रिपोर्ट है ऑक्सफैम की, इसके मुताबिक कोविड-19 में हर मुल्क में मौशी अदम मुसावात जो है उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो है, पहले ही हमारे यहाँ पर तबकाती जो कशमकश है और जंग जो है बहुत ज़्यादा है, ये कितना कठिन साबित हो सकता है। और यहाँ पे जो टाइम बताया गया कि 10 बरस लगेंगे, हमारे लिए भी 10 बरस नहीं है, 10 से 12 भी हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ऑक्सफैम के रिपोर्ट का जैसे आपने जिक्र फरमाया, इस रिपोर्ट ने ये वाज़ा कर दिया है कि इस पैंडेमिक के बाद दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी, यानी दुनिया की 70% आबादी है, वो इस पैंडेमिक से निकलते निकलते उसको 10 साल लगेंगे और 10 साल बाद वो इस पोजीशन में होंगे जो वो पैंडेमिक से पहले की सिचुएशन में थे। अच्छा, दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं उनके असासों में इजाफा हुआ है और बेपनाह इजाफा हुआ। मसलन जेफ बेजोस है दुनिया के नंबर 1 रिच आदमी है, उनका $1 ट्रिलियन से ज़्यादा उनका वो एसेट हो गए हैं। इसी तरह बिल गेट्स हैं, इसी तरह मार्क जुकरबर्ग हैं, एलन मस्क हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जो पूरी दुनिया की इकॉनमी के इस पैंडेमिक के दौरान जिन्होंने कमाया है और बहुत पैसा कमाया है। लेकिन ये जो दुनिया की जो गैर मसावी निज़ाम है उसका असर सबसे ज़्यादा दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक पे भी हुआ है। वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम का आगाज़ हुआ है, कल शुरू हुआ था, 29 तारीख तक ये फ़ोरम चलेगा। इस वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। इस रिपोर्ट को जो ऑक्सफैम में शाया किया है उसमें उन्होंने 295 दुनिया के बेहतरीन माइशतदानों को उन्होंने इंटरव्यू किया और 89 ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पर ये लोग रहते हैं। उन माइशतदानों से ये पूछा गया कि आप बताएं कि इसमें क्या क्या असरात होंगे। तो उन्होंने कहा कि गुर्बत में इजाफा तो हुआ है, लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि गरीब और अमीर के बीच में जो फ़र्क है, जो गैर मसावियाना तकसीम है दौलत का, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और इससे निकलते निकलते पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि गरीब और अमीर की जो खलीज है उसमें मजीद इजाफा तो हुआ है, लेकिन ये इजाफा होना तो नहीं चाहिए था। इसमें उनको भी उतना ही नुकसान होना चाहिए था जितना गरीबों को हो रहा था, लेकिन उनको तो मुनाफे पे मुनाफा हो गया। ये कैसे हुआ? पूरी दुनिया ही ऐसे चल रही है, हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते थे। देखें, इसमें जो बुनियादी मसला जनाब वो है माशी निज़ाम का। जिस माशी निज़ाम में हम रहते हैं उस माशी निज़ाम की बुनियाद अमीर के लिए ही रखी गई है। यानी जब देखें अमेरिका में जब पैंडेमिक के बाद क्रैश हुआ वॉल स्ट्रीट का, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो सबसे पहले काम किया, उन्होंने उनके अमीर लोगों को बेल आउट किया पब्लिक मनी से, ताकि उनके प्रॉफिट्स और असासों में कमी ना आए। और जेफ बेजोस ने इस पैंडेमिक के दौरान तकरीबन 80 बिलियन रुपए कमाए, डॉलर्स कमाए, और उसमें से उन्होंने 1 पैसे का टैक्स नहीं दिया। यानी एक ऐसा निज़ाम मौजूद है जो अमीर को प्रोटेक्ट कर रहा है। और इस पैंडेमिक ने, इस कोरोना वायरस ने ये बात हमारे सामने खोल के रख दी कि दुनिया के माशी निज़ाम वो ना हमारे यहाँ मौजूद थे जिसमें गरीब आदमी सफ़र करता है। और अब जो है वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में ये चीज़ें डिस्कस होंगी कि हमें एक नए ग्लोबल निज़ाम की ज़रूरत है जिसके अंदर अमीरों की नहीं बल्कि गरीबों की बात हो। दुनिया के बिलियंस ऑफ लोग, यानी 6 बिलियन जो अफराद हैं, 6 अरब लोग हैं, उनकी भलाई के लिए अफ्रीका से लेके एशिया से लेके मिडिल ईस्ट तक जितने भी लोग रहते हैं उनकी भलाई किए बगैर दुनिया में यो सियासी इस्तेकाम नहीं आ सकता। जब सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशियत भी नहीं चल सकती। तो इससे बहुत बड़े लेसन हमें अपने मुल्क के हवाले से भी लेने चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर भी एक माशी निज़ाम की इस वक्त गिरावट हमें नज़र आती है। हमारा शर नमू माइनस में चला गया है, हमारी इकॉनमी श्रिंक हो रही है, तो उससे इसका असर हमारे सियासत पे भी आएगा और सियासी अदम इस्तेकाम पैदा होगा और उससे मईशत पे मज़ीद बोझ बढ़ सकता है। बिल्कुल सही। आमिर हुसैन साहब ये भी फरमाइएगा, जैसे आपने कहा निज़ाम तो मज़हब के मानने वाले जो उनके लिए हम जैसे मज़हब
इस्लाम ने 1400 साल पहले कह दिया था कि नहीं होना चाहिए। कैपिटलिज्म सोशलिज्म की बात कर ली जाए तो उन्होंने भी ये निज़ाम दिया कि सरमायादाराना निज़ाम का खात्मा होना चाहिए। हो नहीं सकता। इसके बीच में ये लोग जो पैसे वाले हैं ये रेजिस्टेंस अपनी लेकर आते हैं। इस रेजिस्टेंस का खात्मा कैसे होगा और मुआशी इस्तेहकाम की पॉलिसियाँ जो हैं वो क्या अपनाई जा सकती हैं। इस वक्त इसी रिपोर्ट के मुताबिक बेरोज़गारी का बहरान जो है वो भी 90 साल की बदतरीन सतह पर है। यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया को इस तरह की सूरत हाल जो है उसका सामना करना पड़ा है, जब इतने बदतरीन मुआशी क्राइसिस जो हैं उसका एक दुनिया की बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी आबादी को उसका सामना है। तो आपके ख्याल में वो पॉलिसियाँ उनको लाने में, इस निज़ाम को बनाने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में कितना टाइम लगेगा और इस टाइम में तमाम लोग जो मुतासिर हो रहे हैं इनको क्या रिलीफ मिलेगा? देखिए, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है इस निज़ाम को डिसलॉज करने का। वो लोग हैं जो इस निज़ाम के ऊपर काबिज़ हैं, जो चलाते हैं दुनिया में। उनके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, मीडिया भी उनके कंट्रोल में है, इंटरनेशनल ट्रेड भी उनके पास है। अब जो बेजोस जैसे लोग हैं, एलन मस्क जैसे लोग हैं, इनके साथ गिर्द पूरा सियासी निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है। इलेक्शन में इश्तिहारात से लेके, कैंपेन से लेके हर चीज़ को ये फाइनेंस करते हैं। तो इस निज़ाम को डिसलॉज करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक रेजिस्टेंस चाहिए। लोगों में सियासी शऊर का आना ज़रूरी है और दुनिया भर के लोगों को ये अभी रियलाइज़ हो रहा है कि ये निज़ाम हमारी बका के लिए नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में मरे पैंडेमिक की वजह से। यूरोप में आप देखें क्या हालत हो गई। वो ममालिक जहाँ पर सोशल सिक्योरिटी मजबूत थी, वो ममालिक जहाँ पर सेहत और के फैसिलिटीज़ फ्री में थे, जैसे चाइना है, उन्होंने बेहतर अंदाज में इस पूरे पैंडेमिक से अपने आप को निकाल दिया। लेकिन वो ममालिक जहाँ पे पूरा जो सेहत का निज़ाम वो प्राइवेटाइज था, निजी हाथों में था। बिल्कुल ठीक है आमिर हुसैन साहब, शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तहकीक और जुस्तजू ये दो ऐसे चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें कहा गया है कि हमें किसी भी चीज़ की तहकीक और जुस्तजू जो है और इल्म के समंदर में गौतज़न होना चाहिए और रहना चाहिए। कोरोना वायरस ने इस चीज़ की जो अहमियत है उसको और ज़्यादा उजागर किया है। कोरोना वायरस की जंग के, इंसानियत के ख़िलाफ़ ये जो जंग है, इंसानों की जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग है, ये जारी है। साइंसदान तहकीक के समंदर में गौतज़नी करके आलमी वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ऐसी ही एक काविश कनाडा में होने वाली एक अहम क्लिनिकल ट्रायल से ज़ाहिर हुई, जिसमें पता चला कि कॉल्चिसिन नामी सोजिश दूर करने वाली दवा जो है ये कोविड-19 के इलाज में मौसर है और इस बीमारियों की पेचीदगियों के खतरे को कम करती है। बिल्कुल जी, इस तरह की बहुत सी पहले भी अद्वियात सामने आई थी। क्लोरोक्विन भी थी जिसका बड़ा जिक्र था, पाकिस्तान में शॉर्ट हो गई थी उसका जैसे जैसे नाम सामने आ रहा था। मॉन्ट्रियल आर्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस तहकीक के नताइज एक बड़ी साइंसी दरियाफ्त हैं। इंस्टीट्यूट ने कहा कि मुतालाती नताइज से पता चलता है कि दवा के इस्तेमाल से कोविड-19 के मरीजों में अमवात या अस्पताल में दाखिल होने के खतरे में 21% कमी वाक़ई हुई है। और ये तहकीक कनाडा, अमेरिका, यूरोप और जनूबी अमेरिका के 4,488 मरीजों पर की गई है। एक खासा सफिशेंट नंबर है। इन मरीजों में से 4,159 कोरोना से मुतासिर थे और कॉल्चिसिन के इस्तेमाल से इन मरीजों के अस्पतालों में जाने में 25% कमी हुई। यानी शिद्दत जो मर्ज की है उसमें 25% कमी वाक़ई हुई। तहकीक में ये भी साबित हुआ है कि इस दवाई के इस्तेमाल से मरीजों में मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत 50% और अम्मात जो है वो 44% तक कम होगी। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत अहम और बहुत बड़ी दरियाफ्त है। इस हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर राशिद चोटानी से, जो कि US में है और वहाँ पर वैक्सीन प्रोग्राम्स के साथ भी एसोसिएटेड है। कोविड वैक्सीन का जो प्रोग्राम है उसके साथ भी एसोसिएटेड है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो हम कह सकते हैं कि कॉल्चिसिन नामी ये जो दवा है ये मौसर है कोविड के इलाज में, क्योंकि इससे पहले भी क्लोरोक्विन के बारे में भी बहुत दावे किए गए थे। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो दावे कर रहे थे कि ये बड़ी मौसर हमने एक दरियाफ्त कर ली है। सो ये क्लोरोक्विन वाला हाल तो नहीं होगा कॉल्चिसिन का भी? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कोल्चिसिन जो है इस पे कई महीनों से ट्रायल हो रहे हैं और कई स्टडीज़ आई हैं और जिस स्टडी का आप जिक्र कर रही हैं वो कनाडा में जो हुई है तकरीबन 4,500 लोगों पे हुई है और उनमें जो आपने नंबर्स बताए हैं बिल्कुल सही बताए हैं। अभी तक ये स्टडी पब्लिश नहीं हुई है, प्रिलिमिनरी डेटा है। ये डेटा इस वक्त सबमिट किया जा चुका है मेडिकल जर्नल्स को
और उस पर तहकीक हो रही है कि ये वाकई में वैलिड डेटा है कि नहीं है, तो हमें थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि जो पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, मेडिकल जर्नल्स, वो इसे सही एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। इस वक्त जो नताइज नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से कोल्चिसिन एक बहुत ही यूज़फुल ड्रग है, क्योंकि कोल्चिसिन कई और अमराज में यूज़ होती है और वो FDA से भी अप्रूव है और UK में भी अप्रूव्ड है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। और पाकिस्तान में एक्चुअली कोल्चिसिन यूज़ की जा रही है, कई लोगों के ऊपर इस्तेमाल की गई है। और अब देखना यह है कि जो अथॉरिटीज़ हैं UK की और यूनाइटेड स्टेट्स की, जो FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वो इसे एक्सेप्ट करके और इसे इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज़ देती है कि नहीं देती। जिस तरह के नताइज नज़र आ रहे हैं उस हिसाब से ये लग रहा है कि इस ड्रग को FDA अप्रूवल मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो चीज़ें जो आपने ऑलरेडी बता दी, स्टेटिस्टिक्स बताए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन रेट, वेंटिलेटर रेट, जो वायरल लोड जो है वो कम होता है, वो वेरी ऑब्वियस है। ये पहली बार नहीं है कि इस ड्रग को किसी वायरस पे यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले डेंगी और जीका के ऊपर भी इस ड्रग को यूज़ किया गया है और उसमें भी ये करामत साबित हुई है। ये ड्रग 150 साल पुरानी है और ये जो है बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही इनएक्सपेंसिव ड्रग है। तो अगर ये वाकई में ये तमाम चीज़ें, जो डेटा जो है उसकी जब तहकीक की जाएगी और उस पर और गौर किया जाएगा और वाकई में ये डेटा बहुत अच्छी बड़ी स्टडी का जो डेटा है उस पर जब देखा तो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि FDA इसे जल्द से जल्द अप्रूव करे और फिर जो है ये ड्रग यूनाइटेड स्टेट्स में भी यूज़ होना शुरू। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा कि जिस तरह आपने बताया कि बड़ा नंबर है, वाकई बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन क्या ये सिर्फ इब्तदाई मराहिल में इस्तेमाल की जा सकती है? अभी तक की रिसर्च हमें क्या बता रही है? अभी तक जो ट्रायल्स जारी थे उन्होंने क्या बताया कि जब एक मरीज़ अस्पताल में दाखिल हो जाता है, वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो फिर भी ये दवाई इस्तेमाल की जा सकती है या ये शुरू में की जा सकती है? अगर क्रिटिकल हो गया तो फिर नहीं की जाएगी? देखिए, इस वक्त कई और भी ड्रग्स हैं। जिस वक्त एक ड्रग जो है जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहलाता है और 2 ड्रग्स हैं जो कि इलाई लिली और एक और कंपनी ने जो है वो प्रोड्यूस किए हैं। ये 2 ड्रग हम इस वक्त मैं इस वक्त टेक्सास में हूँ और यहाँ पर जो है 3 इन्फ्यूजन सेंटर गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दे रहे हैं जो कि अर्ली माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ के अंदर बहुत करामत साबित हो रहे हैं। इसी तरह कोल्चिसिन भी जो है वो इस वक्त जो नज़र आ रहा है डेटा से, वो ये कि ये माइल्ड और मॉडरेट डिजीज़ में अगर अर्ली इंटरवेंशन के तौर पे इस्तेमाल की जाती है तो फिर पेशेंट जो है हॉस्पिटलाइज नहीं होते हैं, उन्हें ICU में नहीं जाना पड़ता और उन्हें वेंटिलेटर्स पे नहीं रखना पड़ता। तो जो है और जो स्टडी जो है वो उसने ये भी बताया है कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं उसमें भी जो है ये करामत साबित हुई है, लेकिन अभी तक जो है हमें पूरी डिटेल इसके बारे में पता नहीं है। तो कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि हमें ये पूरी डिटेल पता हो और उसके बाद हम इस दवाई को जो है इस्तेमाल सही मानों में कर सकें और ये भी कि किस डोसेज, इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए। हमें अंदाज़ा है कि इसकी डोसेज क्या होनी चाहिए, लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है देख के और केयरफुली साइंटिफिक डेटा के तौर पर अगर इस्तेमाल की जाए तो फिर बहुत करामत साबित होगा। डॉक्टर चुटानी ये भी बताइएगा कि वेरिएंट्स भी मुख्तलिफ किस्म के वायरस के जो हैं वो इस वक्त हैं, तो क्या हम ये सेफली कह सकते हैं कि ये दवाई जो है ये चूँकि ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये तो क्यूरेटिव है, तो ये हर वेरिएंट के ख़िलाफ़ जो है वो यूज़ की जा सकती है? कोई भी कोरोना पेशेंट जो है किसी भी वायरस की म्यूटेशन से इफेक्टेड है उसके ऊपर ये मौसर होगी? इस वक्त हमारे पास 2 वेरिएंट आ चुके हैं। जो ओरिजिनल कोरोना वायरस था उसको हम कहते हैं वाइल्ड स्ट्रेन। उसके बाद एक स्ट्रेन डेवलप हुआ UK के अंदर और एक स्ट्रेन जो बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेन है वो साउथ अफ्रीका के अंदर इमर्ज किया। इस वक्त हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जो हमारे पास वैक्सीन है और जो हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, वो जो है UK वेरिएंट के ऊपर is good for the UK वेरिएंट। लेकिन अभी हमें ये अंदाज़ा नहीं है और हमें ये ख़दशा है कि जो साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है और म्यूटेंट है स्ट्रेन, उस पे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो प्रॉबली काम नहीं करेगा जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। और हमें अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि ये वैक्सीन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडर्ना का फॉर एग्जांपल और फाइज़र का जो वैक्सीन हम US में यूज़ कर रहे हैं, वो इफ़ेक्टिव होगा कि नहीं होगा। मेरी नज़र में शायद मुश्किल होगी उसे इफ़ेक्टिव होने में जितना वो इफ़ेक्टिव है जो वाइल्ड स्ट्रेन है और जो UK का जो स्ट्रेन है उसके खिलाफ। इस वक्त
बिल्कुल अंदाज़ा नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल कुछ मेजर स्टडी की जाए और देखा जाए कि कोल्चिसिन क्या इफेक्टिव होगी या नहीं होगी इन वेरिएंट स्ट्रेन्स के खिलाफ। लेकिन एक चीज़ पे गौर करना ज़रूरी है कि कोल्चिसिन जो है वो इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और जब वो इन्फ्लेमेशन को किसी हर बीमारी में इन्फ्लेमेशन को कम करती है, और हमें ये अंदाज़ा हो गया है कि वो कोविड के अंदर भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, तो वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जो एक्टिवेशन होती है उसकी वो थोड़ी मौजू होती है, और जो साइटोकाइन स्टॉर्म जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर लोगों की जान चली जाती है, वो होता नहीं है उन पेशेंट्स के अंदर जिसे कोल्चिसिन दी जाती है। तो देयर इज़ अ वेरी हाई probability कि जो है colchicine might be used against all the variants and all the mutants and it might be effective, लेकिन इस वक्त जो है कुछ और स्टडीज़ करनी ज़रूरी हैं ताकि हमें मुकम्मल तौर पे इस चीज़ पे अंदाज़ा हो और तस्दीक हम कर सकें कि ये वाकई एक बहुत ही अच्छा ड्रग है जो कि हर किस्म के कोविड के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप वैक्सीन प्रोग्राम से मुंसलिक हैं, उससे वाबस्ता हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है और पाकिस्तानी खुसूसी तौर पर बहुत परेशान है और हैरान है कि कौन सी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, और क्या वैक्सीन लगवानी भी चाहिए या वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। तो उस हवाले से बता दीजिएगा, जो पाकिस्तान वैक्सीन मंगवा रहा है उसके रिजल्ट्स आप कैसे देख रहे हैं कि वो कितनी बेहतर वैक्सीन है? देखें, इस वक्त जो है जो अमेरिका ने, यूके ने, यूरोप ने मॉडर्ना और फाइजर का तो सारा वैक्सीन खरीद लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है जो रशिया का वैक्सीन था वो वियतनाम और वेरियस अदर कंट्रीज़ ने ख़रीदा। चाइना का जो वैक्सीन है वो पाकिस्तान में दस्तयाब हुआ, पाकिस्तान में उसके क्लिनिकल ट्रायल्स हुए। फिर जो है दूसरे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त, पीपल आर गेटिंग वैक्सीनेटेड। तो जो स्टडीज़ चाइना में हो रही हैं और चाइना में भी यही वैक्सीन यूज़ किया जा रहा है। तो चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं, जाहिर है कि उन्होंने भी जो है पूरी तस्दीक के साथ इस वैक्सीन को बाहर निकाला और जो है लोगों के अंदर ये वैक्सीनेशन स्टार्ट की। तो एज फार एज चाइनीज़ वैक्सीन इज़ कंसर्न, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास कि जो है वो जाके इतना एक्सपेंसिव मॉडर्ना का और फाइजर का वैक्सीन ख़रीदे। अगर उसके पास चाइनीज़ वैक्सीन अवेलेबल है और एफिकेसी अगर उसकी इतनी अच्छी नहीं है, इफेक्टिवनेस उसकी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि चाइनीज़ वैक्सीन की है, फिर भी जो है वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप वैक्सीन लगाते हैं तो ना सिर्फ वो आप अपने लिए लगाते हैं बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए लगाते हैं। तो करना ये ज़रूरी होता है कि इतने लोगों को वैक्सीन लग जाए और उनके अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी हो कि जो है जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं वो कायम हो जाए। अगर 70% लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी कायम हो जाती है तो फिर बीमारी जो है उसकी नौयत बहुत कम हो जाती है और बहुत कम लोगों को वो बीमारी लग सकती है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, जैसे आप बता रहे हैं वैक्सीन्स भी तो इतनी तेज़ी से म्यूटेट होते हुए वायरस के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिव हैं, इस बारे में आप तो चूँकि इस प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड भी हैं और लगाई भी जा रही हैं, जैसे आपने ख़ुद कहा कि फाइज़र लगाई जा रही है, मॉडर्ना लगाई जा रही है, तो ये वैक्सीन्स तमाम वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट, कैंट वेरिएंट, अब तो ब्रसल्स वेरिएंट की बातें भी सुनने में आई हैं, तो इनके खिलाफ आपको इफेक्टिव जो है वो दिखाई दिया है। और जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो सेफली 90% एफिकेसी कही जा रही है, तो वैक्सीन लगाने के बाद ये 100% तो नहीं है कि उनको जो है मुतासर नहीं होंगे, वो उनको भी तो एहतियात की ज़रूरत रहेगी। बिल्कुल, वैक्सीन लगाने के बाद हर इंसान को एहतियात की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मुझे भी वैक्सीन लग चुका है और कोई साइड इफ़ेक्ट मेजर मुझे नहीं हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन वैक्सीन की जहाँ तक एफिकेसी का ताल्लुक है, जिसे हम इफेक्टिवनेस कहते हैं, तो जो मॉडर्ना और फाइजर का वैक्सीन है, इस वक्त हमें यह 100% अंदाज़ा है कि जो वाइल्ड स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव है, जो यूके स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि वैक्सीन के अंदर एक चीज़ कहलाती है बफर जोन। तो डाइल्यूशन जो होती है, अगर जो वाइल्ड स्ट्रेन है उसके लिए 1 to 1000 है, तो जो यूके स्ट्रेन है उसके लिए 1 to 100 होगी उसकी डाइल्यूशन। तो उसके अंदर इतना बफर जोन होता है और मार्जिन इतनी होती है कि वो दूसरे स्ट्रेन को भी अफेक्ट कर सके। लेकिन एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो सोचनी है और जो देखनी है कि म्यूटेशन जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन की है, ब्रसल्स की है और डिफरेंट अदर स्ट्रेन्स जो म्यूटेंट आ रहे हैं, उनकी म्यूटेशन किस जगह पर है।
अगर वो पोटेंशियल वो जगह वो है जहाँ पर ये वैक्सीन जाके जो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन प्रोड्यूस करता है वो जाके उस जगह को उस पर अटैच करते हैं, तो देन वी हैव अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। तो मॉडर्ना और फाइजर दोनों इस वक्त जो है इन तमाम वेरिएंट्स को देख रही है, और उन्होंने ये कहा है और उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट है वो कि वो 3 से 6 हफ्तों में वेरिएशन उसकी बना देंगे ताकि वो जो है इफेक्टिव हो इन वेरिएंट्स के खिलाफ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष चोटानी फॉर बीइंग विद अस द टाइम। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि डॉक्टर चोटानी ने इस वक्त हमारे साथ शेयर की, क्योंकि जाहिर है अमेरिका में और इन तमाम ममालिक में जहाँ बड़ी तेज़ी से वैक्सीन लगाई जा रही हैं और वो वैक्सीन इन चीज़ों पर काम कर रही हैं, लेकिन हम सबको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना बड़ा चैलेंज है ये इस वक्त पूरी दुनिया तिब के लिए और उसके साथ साथ मईशत दानों के लिए, उनके साथ साथ तमाम दुनिया के हर एक इंसान के लिए जो कि इस दौर में जिंदा है। बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन आपको बचा रही है कि आपको कोरोना वायरस जो है वो ना लगे, बचाने की कोशिश कर रही है जब आप वैक्सीन लगा लेते हैं। मुकम्मल तौर पर नहीं, हाँ मुकम्मल तौर पर आपको नहीं बचा रही, SOPs पर फिर भी आपने अमल करना है अगर आपको वैक्सीन लग जाती है, लेकिन इलाज भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह की कोई मेडिसिन सामने आ जाना, कोई दवाई सामने आ जाना, कोई डोजेज सामने आ जाना कि भाई आपको ये अगर दी जाए, खुदा न खास्ता कोरोना वायरस हो जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें, खुद से ना करें, और ब्लैक तो बिल्कुल ना करें। ये देखें आपने जो क्लोरोक्विन के साथ किया था ना वो ना कीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि इसकी कितनी डोजेस है। और जैसे उन्होंने बताया कि अभी ये कोई एक रिसर्च की सूरत में नहीं पब्लिश हुई है, अभी ये एक एविडेंस है जो कि उन्होंने प्रेजेंट किए हैं कि एक्सेप्ट किया जाए और FDA से अप्रूव करे। सो वेट, और अगर आपको पता कोई खुदा न खास्ता मुतासिर भी है तो डॉक्टर जो है जब तक प्रिस्क्राइब न करे तब तक इस चीज़ पे मत जाइए। बिल्कुल ऐसा ही है फराह। वैसे कहते हैं कि दुनिया में 7 लोग होते हैं जिनकी शक्लें मिलती हैं, ऐसा होता है वैसे? अब तो मुझे लग रहा है कि होता है ना हमजा, इसलिए कि जिस दिन मैंने सोशल मीडिया पे देखा, भी एक आध दिन की बात है, तो मैंने भी बड़ी हैरत के साथ शेयर किया। और अब हम यकीनन हम वज़ीर आज़म इमरान खान के हम शक्ल की बात कर रहे हैं, चले हम शक्ल होना एक और बात है, बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, आपका जो सारा का सारा स्टाइल एक जैसा होना जो है, ये एक बड़ी अचंभे की बात ये बिल्कुल जी। सियालकोट में एक रिक्शे की जो है वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें पीछे एक शख्स बैठा हुआ था जिसकी शक्ल बिल्कुल वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलती है, आप देख रहे हैं, और उनकी जवानी के दिन जो है वो याद आ गए। बिल्कुल बड़ी कोशिश की हमने ढूंढने की, आखिरकार हमने ढूंढ निकाला ये सवाद के इलाके कालाम से ताल्लुक़ रखने वाले शाह हुसैन। जी शाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको किस किस ने बताया है और इससे पहले कितने लोगों ने बताया है कि शाह हुसैन आप तो पूरे इमरान खान जैसे लगते हैं? मुझे 2017 में लोग बोलता है कि यार आप बिल्कुल इमरान खान लग रहे हैं। मैं खान की तरह लग रहा है, अपने ये बाल बड़े करो। जब से मैंने बाल अपने बड़े शुरू कर दिए तो हर बंदा मुझे इमरान खान समझ रहा है। अच्छा शाह हुसैन, आप करते क्या हैं? कलाम से आपका ताल्लुक़ है, सियालकोट में आप रहते हैं, काम क्या करते हैं? हम स्वाद कलाम का और सियालकोट के लिए ड्राई फ्रूट का काम करता ही है, अखरोट मखरोट इसका हमारा काम। अच्छा, तो खान साहब को कितना पसंद करते हैं? वोट खान साहब को ही दिया था? जी खान साहब को तो बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वोट तो हम इधर सियालकोट में बहुत दूर था। अच्छा। और जा नहीं सका, इसलिए मैंने वोट किसी को नहीं दिया। चलें, अच्छा ये बताइए, शक्ल मिलना तो चले, बाल बढ़ा लिए तो आपने कहा कि ज़्यादा शक्ल मिलना शुरू हो गई, ये अभी हाथ जैसे आपने रखा हुआ है, वो हाथ को जैसे आप कर रहे हैं, फिर जब आप चलते हैं तो जो आप मुड़ते हैं, इधर उधर देखते हैं, ये सब आपने क्या खान साहब को देख देख के सीखा है? कोशिश की है कि बस खान साहब ऐसे देखते हैं और ऐसे हाथ करके बोलते हैं, तो इसको आप अपना लें? जी बस उसको देखता हूँ, उसका नकल उतारता हूँ, उसका स्टाइल जो होता है वो करता हूँ। और बाकी वो भी मुझे बहुत पसंद है इमरान खान साहब, मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ और उससे मिलने की कोशिश भी मैंने बहुत किया, लेकिन मिल नहीं पाया। तो आप खान साहब जैसा कुछ बातचीत भी करते हैं? खान साहब के अंदाज में कोशिश करते हैं कि जो खान साहब जिस तरह बोलते हैं वैसे मैं भी कुछ बोला करूँ, लोगों से बात किया करूँ? नहीं, उस तरह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया कोई कोशिश करने की, लेकिन फिर कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा उसकी तरह बनने की। हाँ जी, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने जब आपका ये फुटेज देखा, वो किसने बनाया था? आपको पता था कोई आपकी तस्वीर बना रहा है जब आप रक्शे में बैठे हुए थे और इस तरह से मशहूर हो जाएंगे एकदम? पहले तो आपको 2-4 लोग कहते होंगे इर्द गिर्द वाले, अब तो पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि अच्छा एक इमरान खान से मिलता जुलता शाह हुसैन सियालकोट में है।
जी मुझे पता था कि वो मेरा वीडियो बना रहा है, लेकिन मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला चलो कोई बात, उसको बनाने दो। वैसा भी 2017 से मैं बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, 3-4 चैनल में आया था, लेकिन फिर बाद में ये बात खामोश हो गया। फिर लाहौर में मेरा इंटरव्यू हो गया। अब जब ये रिक्शे पे मेरे वायरल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज्यादा आगे चल गया। बिल्कुल ठीक है। लोग आपके पास आते हैं, आपको क्या कह के बुलाते हैं? खान साहब कह के बुलाते हैं, इमरान खान कह के बुलाते हैं, शाह हुसैन, उनको नाम का तो इल्म नहीं होगा, तो आपको कितना अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मेरे साथ जरा सेल्फी बना लें? मुझे बहुत खुशी होता है। बस 2017 से मेरा ये नाम चेंज हो गया। पहले मैं शाह हुसैन था 2017 से, जब 2017 के बाद मेरा नाम इमरान खान हो गया। मुझे कोई अपने नाम से नहीं पुकार। अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है जब आपको शाह हुसैन कहते हैं। अच्छा, कितनी का आपने प्रैक्टिस की हुई है, मुझे सही बताएं। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी शबाहत तो चले जो है, जो आपकी असल जो रिजेम्बलेंस आती है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज से आती है, ये आपने क्या इमरान खान साहब की वीडियोस लगा के तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर हाथों को आपने प्रैक्टिस की है, सीखा हुआ है कि कितना का आपने ये किया है? नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोला, मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन ये मेरे बैठने का अंदाज ऐसा ही है। ये ऐसा ही है। अच्छा, खान साहब के अंदाज में कभी तकरीर करने की कोशिश की? दोस्त फरमाइश तो करते होंगे कि चलो बाकी सब कुछ मिलता है तो ज़रा थोड़ी सी तकरीर भी कर दो। नहीं, तकरीर तो मैंने उसके अंदाज में कभी नहीं किया हुआ, लेकिन वो ये डायलॉग मारता है ना कि घबराना नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मुझे याद हमेशा रहता है। अच्छा, आप घबराते नहीं है? ड्राई फ्रूट का कारोबार ठीक चल रहा है, कोई घबराहट तो नहीं हो रही? ज़्यादा महंगाई हो गई है? नहीं, कोई घबराहट नहीं होगा। महंगाई की वजह से फिर दिहाड़ी भी बढ़ चुका है ना। हमारा पहले 600-700 की दिहाड़ी लगता था, अब हमारा 1500-1600 की दिहाड़ी लगता है। जैसा जैसा दिहाड़ी बढ़ता है वैसा वैसा, जैसा आटा शाटा रेट बढ़ता है उसी तरह हिसाब से फिर दिहाड़ी भी अल्लाह का शुक्र है बंदों के बढ़ जाता है। ऐसा कोई बंदा भूखा नहीं रहता है। ऐसा जैसे आटा 700 होता है तो दिहाड़ी भी 700 होता है। जब आटा 1100 का हो गया तो दिहाड़ी भी 1100 से 1200 तक हो चुका है। हर बंदा ज्यादा कमाता है। शाह हुसैन साहब, सिर्फ आपकी शक्ल नहीं मिलती, आपके ख्यालात भी मिलते हैं, आपकी सोच भी मिलती है। आप भी उसी तरह ग्लास हाफ एम्प्टी नहीं देख रहे, आप भी ग्लास हाफ फुल देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताइएगा, खान साहब ख़वातीन में बहुत मकबूल रहे हैं और अब भी हैं, बच्चों में भी, तो आपको देख के ज़्यादा खुश कौन होती हैं? ख़वातीन होती हैं, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कौन ज़्यादा एक्साइटेड होता है? मुझे सही कह रहा हूँ तो मैंने कोई भी मुझे देखे, ख़वातीन देखे, बच्चे देखे, कोई भी मुझे देखे बहुत खुश होता है। सबसे ज़्यादा तो बच्चे मुझे देख के खुश होता है। अच्छा, चलें, आप खान साहब के लिए लेता है, तस्वीरें लेता है, वीडियो बनाता है। बिल्कुल ठीक है। शाह हुसैन, वज़ीर आज़म साहब के लिए, असल इमरान खान साहब के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनसे आप मिलने की ख्वाहिश भी रखते हैं और उनको मैसेज क्या देना चाहेंगे कि मुल्क कैसा चलाए? खान साहब, लोग मुझे मिलके कहते हैं कि ऐसा मुल्क चलाएं। मुझे उसके लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश है। जो आपने लोगों से उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको ज़रूर पूरे की। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाह हुसैन। गुड, आप जो है, मुझे अच्छी बातें लगी, इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल, उन्होंने रोना नहीं रोया कि हाँ बहुत मर गए, लुट गए, बर्बाद हो गए। उन्होंने कहा अगर 700 रुपये पहले दिहाड़ी लगती थी, अब 1200 रुपये है तो दिहाड़ी भी 1200 लगती है। सो अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदन भी बढ़ी है। सो विच इम्प्रेसिव। अच्छा, मैंने जब 2012 में इमरान खान साहब को इंटरव्यू किया था ना, उस वक्त उनकी शक्ल तकरीबन ऐसी ही थी जैसी ये अभी है, और उस वक्त ही वाज अ क्रेज, क्योंकि अभी बहुत दूर नहीं था 92। जैसे आपने 92 में उस कैंपेन में हिस्सा लिया है जिसमें लोगों ने अपनी चीज़ें उतार के फेंकी? मैं बहुत छोटा था, मुझे उस चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन देखा सुना और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। खैर, अभी हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले मसाइल की बात करेंगे कि अवाम के मसाइल, ख़ासतौर पर कराची के अवाम के मसाइल कौन हल करेगा, कब हल करेगा? जिन्होंने हल करने थे वो तो जी एक दफ़ा फिर लड़ पड़े। हाँ जी, और वैसे ये कौन हल करेगा कितना गैर जमहूरी सवाल है, और हम मीडिया को ये गैर जमहूरी सवाल मुसलसल करना पड़ता है, इसलिए कि जमहूरियत की दावेदार तमाम जमातें जो है वो इस जमहूरी सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाती। सबको है, बताता कोई नहीं है। कोई नहीं बताता। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वीडियो खेलने लग पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर
अली जैदी की लड़ाई की कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वजीर बहरी अमूर अली जैदी की नोकझोंक की रिकॉर्डिंग का दावा कर दिया, जबकि वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि कल का इंतजार क्यों, वीडियो है तो आज ही सामने लाएं। अली जैदी क्या कह रहे हैं, पहले इन बातें सुन लेते हैं कि आपस में कहना। मैंने सुना है कि किसी वजीर ने यह कहा है कि जी उनके पास बड़ी वीडियो मौजूद है कि अंदर कमरे में क्या हुआ मुराद शाह साहब के साथ। बिस्मिल्लाह करें, कल का इंतजार ना करें, आज जरा दिखा के वायरल कर देना ताकि लोगों को पता चले कि ये क्या कहता था कि मैं आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं तुम्हें जवाब देनी हूँ। मुराद अली शाह सीएम साहब, आपसे तो जवाब हम लेके छोड़ेंगे। करप्शन का भी, जो आपने पेंशन के अंदर करप्शन की है दादू में, उसका भी, जो आपके ब्यूरोक्रेट करप्ट हैं उनका भी, हर करप्शन का मैं आपसे जवाब लूंगा। बिल्कुल ठीक है, आप जवाब लेना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं वजीर आजम को भी जवाब देनी हूँ, वो क्या कह, उन्होंने क्या कहा है वो भी सुन लेते हैं। ना वजीर आजम को मुझे इलेक्ट सूबाई असम्बली से नहीं किया, मैं सूबाई असम्बली को जवाबदेह हूँ और मैं उनको जवाब दे दूँ। हम एक रिस्पॉन्सिबल सूबाई हुकूमत है, हम इतना रैश किस्म की हरकतें नहीं करते कि कॉन्फिडेंशियल लेटर एक ट्वीट के जरिए दे दिए, जब उसमें मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से बात होगी इसमें। बिल्कुल सही। सो ये कहना था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का। उन्होंने कहा है कि हम जो है मैं सिंध असम्बली को जवाबदेह हूँ, वज़ीर आज़म को जवाबदेही जो है वो है ही नहीं मेरे उसमें। सो इस हवाले से बातचीत करेंगे जो तमाम मामला चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब जो कि नॉमिनेटेड हैं एज अपोजिशन लीडर भी, उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कराची कमेटी में जो मामला वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर अली जैदी के दरमियान हुआ ये अफसोसनाक है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के लोग वीडियो क्यों खेल रहे हैं? इस मामलात से ज़्यादा अवाम की तशवीश में इजाफा नहीं होगा? जो मसाइल हैं असल उनकी तरफ तवज्जो नहीं है, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना और फिर उसके बाद इस तरह की वीडियो सामने आना, इससे तो यही तास हो जाएगा कि हुकूमत और अपोजिशन जो है वो एक दूसरे के साथ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ़ है। देखिए, लड़ाई अगर है तो हुई क्यों? लड़ाई उन असल इश्यूज़ की वजह से हुई, चूँकि अली जैदी साहब भी कराची से MNA हैं। तो उन्होंने कहा कि जी गुज़िश्ता 5 माह से आपको बड़ा शौक था PCIC का कप्तान बनने का। उस वक्त तय हुआ था 5 महीने पहले कि सिंध के जो SBCA है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वाटर बोर्ड्स हैं, इनको डिवॉल्व किया जाएगा डिवीजन लेवल पर। मतलब हम नहीं कहते कि सिर्फ कराची को, हम कहते हैं लाड़काना डिवीजन का अलग बनाए, नवाबशाह का अलग बनाए, हैदराबाद का अलग बनाए, मीरपुर खास का अलग बनाए। अब कचरे को भी वज़ीर आला अपने घर में बैठ के देखेगा कि मीरपुर खास की कौन सी गली में कचरा है। ये उन्होंने कमिट किया था कि हाँ जी इनको इदारों को डिवॉल्व किया जाएगा, चूंकि ये वो थे, इनको सेंट्रलाइज कर लिया था इन्होंने सिर्फ माल पानी इकट्ठा करने के लिए। और आपको पता है कि SBCA से किस अंदाज से ये लोग एक पैसा इकट्ठा करते हैं। मंजूर काका का स्कैंडल सुना होगा, और इन्होंने कमिट किया था। अच्छा, हर मीटिंग में जाते थे वो कहते मैं कर रहा हूँ, जैसे 13 साल में सिंध को तरक्की दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप बताइए कब कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसको आप मिनट का हिस्सा बना दें। कहेंगे मैं आपको जवाबदेह नहीं हूँ। बात यह है कि जो आपने फरमाया बिल्कुल सही कहा कि हमने तो चूंकि हम देखते हैं शहर की उन्होंने कचरा कुंडी बना दिया है, यहाँ तबाह बर्बाद कर, गंदगी, फुजला, गटर, पानी, सब मसाइल है, उसको जवाब दे उन्होंने मना कर दिया। तो ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज आंसरेबल। कौन कहता है जवाबदेह नहीं है? और उसके बाद अली जैदी साहब ने बात की, तो अवाम की बात की थी ना जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मुझे आप मिनिस्टर हूँ, मुझे प्रोटोकॉल के लिए गाड़ी आपने क्यों नहीं भिजवा दी, मेरा आपने ख्याल क्यों नहीं किया। वो अवामी बात कर रहे थे कि जी आप बताइए ये गटर, ये पानी, ये लोकल इश्यूज, ये कब आप डिवॉल्व करके डिवीजनल लेवल पर ला रहे हैं ताकि लोगों के मसले हल हो। अवाम के मसाइल के ऊपर इन्होंने एरोगेंस। अच्छा, बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, वो एरोगेंट भी होते हैं, लेकिन ये ऐसा बेईमान आदमी है जो बेईमान भी और एरोगेंट भी है। वज़ीर आला साहब जो है, मतलब सिंध की करप्शन के पीछे खजाने की कुंजी 13 साल से वज़ीर आला के हाथ में, सिंध को तबाह बर्बाद करने में इस शख्स का, इन वज़ीर आला साहब का हाथ है। और ये कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म को जवाबदेह नहीं हूँ। अरे क्या शाह साहब, ये कोई रियासत सिंध है? ये आपकी कोई महाराजा सिंध है? आपकी कोई अपनी बादशाहत है? आपकी जरदारों की हुकूमत है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, ये एक फेडरेशन है, एक सूबा है। बिल्कुल ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, जवाब दे वो तो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, खैर उसको आईनी मामले को एक तरफ रहने दे। जवाब दे अगर वो वज़ीर आज़म साहब को हैं तो वज़ीर आज़म साहब को कौन रोक रहा है? कराची जाएं, कराची जाके वज़ीर आला सिंध से पूछें क्यों आप जवाबदेह नहीं है। लाहौर आते हैं वज़ीर आज़म साहब, कराची का इतना बड़ा मसला है। अब मसला ये नहीं है कि आपस में तकरार हो रही है, मसला ये है कि कराची प्लान का कुछ नहीं बनेगा, फिर से वही मामलात रहेंगे जो पहले रहे थे। वज़ीर आज़म जाएं, जाके पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को कराची जाने से कौन रोक रहा है? ये बताइए कि ये अली जैदी
अपनी हैसियत में नहीं थे। अली जैदी और असद उमर साहब और अमीनुल हक साहब ये वफाक के नुमाइंदे हैं। उस पीसीआई में ये फेडरेशन के फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे वहाँ मौजूद हैं, जो कि एक एग्रीमेंट के तहत जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया, तो अल्टीमेटली वो वज़ीर आज़म के नुमाइंदे हैं और वो वहाँ जाकर पूछ रहे हैं। और आप फिक्र ना कीजिए, जो इनके लग ये रहा है कि अब आप देखिएगा कि मजबूरी है सिंध के अवाम को, हमें इस हुकूमत से, इस करप्ट हुकूमत से हमें जान छुड़वानी पड़ेगी। और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस दिन एक इशारे की जरूरत है वज़ीर आज़म की, हम नो कॉन्फिडेंस भी वज़ीर आला के खिलाफ ला सकते हैं और इंशाल्लाह इससे निजात दिला सकते हैं। हमें एक इशारा चाहिए सिर्फ वज़ीर आज़म साहब का कि सिंध के MPs, सिंध के सपोर्ट वो चाहते हैं। इनके जी बैक बेंचर्स हैं, इनके को 50 से ज़्यादा बैक बेंचर जिनको कुछ नहीं मिला MPs, वो भी कहते हैं कि जी इस मुसीबत से हमारी जान छुड़ाए। एक 8-10 लोगों की माफिया है जिन्होंने मिनिस्टर्स है, वो एक मिनिस्टर को 4-4 मिनिस्ट्री नॉन इलेक्टेड लोग बिठाए हुए हैं। तो इस वक्त सिंध में, मैं आपको पहली दफ़ा बात आपके सामने कर रहा हूँ, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी थी कि जिस दिन वज़ीर आज़म हमें एक इशारा दे, हम नो कॉन्फिडेंस की मूव में वज़ीर आला साहब के खिलाफ ला सकते हैं। नंबर्स हैं आपके पास, आप समझते हैं कि कर लेंगे? और दूसरी बात, इसका ताल्लुक जो है वो बिलावल भुट्टो की उस बात से कितना है कि हम नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो लेके आते हैं, इन हाउस तब्दीली जो है उसकी बात करते हैं, वज़ीर आज़म का इशारा कहीं उस इशारे से मशरूत तो नहीं है? नहीं जी, वज़ीर आज़म का इशारा अपनी टीम को है। वज़ीर आज़म जब चाहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स पूरे से ज़्यादा हैं, हम इनको सबक सिखा सकते हैं, चूँकि इनको हम सिंध को तबाह बर्बाद करने नहीं देंगे। आज देखिए ना सिंध का इन्होंने हशर क्या कर दिया है। आज ये बात करते हैं पेंशन के पैसों में इन्होंने चोरी की हुई है। पेंशन, इनका फ्रंट मैन जो है वो पूरे इनके अपने घर के लोग, अच्छा एक तो इनका आधा खानदान इनके चोरी के अंदर लगा हुआ है। पेंशन के पैसों में चोरी इन्होंने की है। VR लेने के बाद अफसरान को, इनका एक बहनोई है सरदार शाह, उसने नवाब शाह के लाइनिंग एक प्रोजेक्ट हुआ था, उसमें रोडरी कैनाल लाइनिंग, उसमें 8 अरब का प्रोजेक्ट था, 1 अरब रुपए की VR की। 1 अरब की VR करने के बाद दोबारा प्रमोट होने के बाद उसी जगह का चीफ इंजीनियर लग गया है। मतलब कहते ना, साईं तो साईं की करप्शन भी साईं के अंदाज भी साईं की एरोगेंस भी साईं की बदमाशी भी साईं के नखरे भी साईं। बात है कि वही इनका बहनोई सरदार शाह वो, और अभी तो आप देखिएगा, मतलब एक लंबी फहरिस्त है इनकी। और मैं कहना चाहता हूं कि इनको ये जो कहते हैं कि जवाबदेह मैं नहीं हूं, तो मैं बताना चाहता हूं वज़ीर आला साहब, आप जवाबदेह हैं। हजारों अरब टैक्स पेयर का पैसा हर साल आपको मिलता था MFC में, जो कि 13 साल में हजारों अरब हो चुका है। इसका हिसाब अल्टीमेटली आपको कौम के लिए ये वज़ीर आज़म ही लेके देगा। अगर आप समझते हैं, आप अगर MKO की जन्नत में रहते हैं कि आपसे कोई नहीं पूछ सकता, तो आपसे पूछ सकता है। हलीम आदिल शेख साहब, वो खत कॉन्फिडेंशियल थे, उनको पब्लिक करने की जरूरत क्या थी? इतना मामला आगे ना बढ़ता, क्योंकि मसला तो ये था कि कराची का किसी तरह से मसला हल हो जाए। असद उमर साहब भी वहां पर मौजूद होते हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है, वो काफी आराम से बात कर रहे होते हैं, आराम से बातचीत कर ली जाए ताकि कोई मसला हल कर लिया जाए कराची का। अली जैदी साहब को तब्दील करके कोई और नुमाइंदा वहां पर रख दिया जाए ताकि बात तो आगे चले। कराची वाले ये नहीं चाहते कि नोक झोंक होती रहे, वो तो ये चाहते हैं कि मसला हल कर दे भाई, कोई शख्स कर दे। मतलब ये कि अगर कोई शख्स सूबे के मसाइल के लिए, शहर के मसाइल के लिए इन करप्ट माफिया की आंखों में आंखें डालकर बात करे, तो उसको हटा दो। मतलब है कि मेरा ख्याल है फिर उसको हटा देते हैं और यहाँ टप्पी को लाके रख देते हैं। अली जैदी को निकाल के टप्पी को, जो आजकल मफरूर है यहाँ से दुबई गया हुआ है, उसको बैठाते हैं मेरा ख्याल है। और जितने इनके लोग, अनवर मजीद को बना देते हैं मेरा ख्याल है। अनवर मजीद को नहीं ना, वो हमसे भी, वो मुझसे तो सबसे पहले ही कहेंगे इसको तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब PTI का अली जैदी मीन्स PTI। बात ये है कि इनको मेरे अनवर मजीद, टप्पी और ये सब पे मिलकर एक हम वो बना देते हैं, वो लोग वफाक के नुमाइंदे बनाते हैं ताकि ये लोग मिला के काम का कार्रवाई डाल दें। ऐसा नहीं होता है, मतलब इनकी मर्जी नहीं चलेगी। इंशाल्लाह सिंध को हमने ठीक करना है। और दूसरी बात, आखिरी बात, इन्होंने कहा कि जी सिंध असेंबली को जवाब दे हूँ, तो इंशाल्लाह घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। इंशाल्लाह सिंध असेंबली में वज़ीर आला सिंध को, सिंध में की जाने वाली करप्शन का, ज्यादती का, एक एक टके का, एक एक रुपए का हिसाब हम लेंगे सिंध असेंबली में। हमारी 69 लोगों की अपोजिशन है और इनको लग पता जाएगा कि सिंध असेंबली आपसे जवाब लेगी और आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हलीम आदिल शेख छोड़ सकते। ठीक है सर, 2 पॉइंट्स। नंबर 1 तो ये, जैसे आपने खुद कहा, इसका मतलब है कि PTI का ये पॉलिसी है कि गुड कॉप बैड कॉप। धीमे मिजाज के असद उमर साहब मौजूद होंगे तो साथ एक, जिसे कहना चाहिए ना, हॉकिश अली जैदी भी मौजूद होंगे ताकि वो मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये आपकी पार्टी पॉलिसी है जिसके मुताबिक आप डील कर रहे हैं।
ये अचानक इत्तफाकन नहीं हो जाती है मुंहमारी, इसका मतलब है कि ये प्लान सारा कुछ होता है। नंबर 2, सर जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है कि अगर 18वीं तरमीम ने सूबाई इख्तियारात दिए तो उसके मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात भी ज़रूरी थे, तो अगर इस चीज़ को इन्फोर्स कर ले रहे कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध में कराए जाएँ तो वो कहेंगे आप करवाएं, पहले पंजाब में कराएं, आप क्यों नहीं कराते। तो मसलों का हल तो उसी वक्त होगा जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इख्तियारात की मुंतकिली निचली सतह पर होगी और वहाँ पर काम हो सकेगा। वो तो आप भी नहीं कर रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में भी नहीं कर रही, तो फिर सिंध से क्या मुतालबा करते हैं? दो बातें, पहले तो हमको माफिया नहीं, ये माफियाज के अंदर होता है गुड कॉप बैड कॉप, प्लानिंग, तुमने क्या करना है, तुमने कैसे जाना है, तुमने क्या बात करनी है। हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़े खुले डुले लोग हैं हम। हमारे यहाँ कैबिनेट के अंदर भी इसी तरीके से डिस्कशन होती है, वहाँ भी इतनी गर्मी होती है इशूज़ के ऊपर आपस में। मतलब ये वो पार्टी नहीं है कि जी किसी ने मुंह खोल दिया तो भाई उसको बोरी में बंद कर दो या उसको निकाल दो, उसको हटा दो, उसको जला दो, उसको ऐसा नहीं है। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम आज़ाद लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुलाम नहीं है किसी के, हम आज़ाद लोग हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर से भी इश्यूज के ऊपर बात कर सकते हैं, उनके सामने रख सकते हैं और वो सुनते हैं। इनके यहाँ बुरा लग जाता है कि अगर कोई बात इनसे सवाल कर ले, ये जवाबदेह हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, हम अवाम के खादिम हैं, तो ये कैसे जवाबदेह नहीं है? तो जवाब देना पड़ेगा। हम सिंध के रहने वाले, हमें इनसे जवाब एक टके का भी हम जवाब भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। दूसरी बात आपने की, देखिए ये एक प्रॉब्लम था कि हमारा सेंसस की वजह से डिलिमिटेशन नहीं हो पा रही थी, डिलिमिटेशन ना होने की वजह से लोकल गवर्नमेंट के इशूज, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिलिमिटेशन का एक बैड टेस्ट के साथ हमने उसको इसलिए कराया कि फौरी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में इंशाल्लाह पंजाब में हम इनसे पहले बल्दियाती इंतखाबात कराने जा रहे हैं। जैसे डिलिमिटेशन होती है, जो आपको पता है कि आईनी प्रॉब्लम था उसके अंदर, विदाउट डिलिमिटेशन, विदाउट द सेंसस अप्रूवल के बगैर डिलिमिटेशन नहीं थी। अब डिलिमिटेशन हो जाएगी, हल्का बंदियां हो जाएंगी और इंशाल्लाह सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात हम करेंगे। लेकिन आपको बता दूं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात अगर मेयर आ भी जाए ना, उसके इख्तियार उन्होंने छीने हुए। समझने की बात है, सिंध में अगर मेयर्स आ जाएं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन आ जाए, उनके इख्तियार, सारे मटर गटर भी साफ कराना है तो वाटर बोर्ड सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, SBCA सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कूड़ा करकट कचरा जो कि हमेशा जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का काम होता है वो सब सिंध हुकूमत के काम करता है। ये सब बिलावल हाउस और CM हाउस के अंदर इनके हिसाब किताब होते हैं, कचरे के, गटर हलीम आदिल शेख साहब, कराची के अवाम को सिर्फ इतना बता दें कि अब वो किस पर नजर रखें, इस कमेटी के ऊपर नजर रखें जिसमें लड़ाई हो रही है, या फिर इंतजार करें कि हलीम आदिल शेख साहब अपोजिशन लीडर बनने वाले हैं, उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा, वजीर आला तब्दील हो जाएगा, किस चीज का इंतजार करें दोनों में से? देखिए जी, कराची के लोगों को इंतजार की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड के ऊपर काम पहले ही हो रहा है, PWD के थ्रू हमारे काम हो रहे हैं, वैसे SIDCL के थ्रू काम हो रहे हैं। इसके ऊपर K4 वगैरह सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, K4 का है, KCR का है, मास ट्रांजिट का है, नालों की सफाई के सारे बड़े काम स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे एंड का जो 700 तकरीबन 30 अरब रुपए के जो हमारे एंड के काम है प्रोजेक्ट्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए अब ये रुकावट ना डालें। और मैं कहता हूँ अगर इन्होंने रुकावट डाली ना, सिंध के अवाम के साथ मिलकर उठा के फेंक देंगे इनको। अगर इन्होंने इस सूबे की तरक्की में अपनी 18वीं तरमीम को बीच में लाकर रुकावट डाली तो हम सूबे की आवाम के साथ इकट्ठा करके इनको वज़ीर आला हाउस से उठा के इनको किसी कूड़ेदान के अंदर फेंक देंगे। हम नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा हाल नहीं छोड़ेंगे इनको। समझते क्या है ये अपने आप को, ये अपने 13 साल में अगर इन्होंने माल बना लिया तो ये क्या सबको खरीद सकते हैं, सबको धमका सकते हैं, सबको डरा सकते हैं? ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह इनसे दो हाथ करेंगे और इनको बेनकाब करेंगे पूरी कौम के सामने। सर सिर्फ लास्ट पॉइंट बता दीजिएगा, जो आप कह रहे हैं नंबर्स पूरे हैं, तो उसके लिए कुछ पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं जिनसे दरपर्दा आपके राब्ते हैं और आप समझते हैं कि वो आपका साथ देंगे इस नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट में? लाजमी बात है कि हमें 69, वी नीड 85 जी, तो लाजमी बात है। मैं बता रहा हूँ 50 से ज्यादा लोग हैं जो इनसे तंग हैं। वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद। लाजमी बात है, उनकी मेजॉरिटी उनकी है जो इनको साथ, क्योंकि अब इनकी लड़ाई हो चुकी है। मुराद अली शाह नैब के रेफरेंसेस आना शुरू हो गए हैं, वो भी खौफनाक किस्म के हैं, जिसके अंदर वादा माफ गवाह भी हैं और इनका पूरा खानदान उसमें है। बात यह कि वादा माफ गवाह मिल रहे, 120 वादा माफ गवाह हैं इसके अंदर, 7-8 रेफरेंसेस और हैं। उनका फिर लग गई है कि जी कौन बनेगा। नासिर शाह साहब पहले बन रहे थे, वैस शाह बन रहे थे, फरियाल तालपुर साहिबा बन रही थी, अब एक और आ गया, कासिम सुमरो भी एक उम्मीदवार आ गया। तो 7-8-10 तो उम्मीदवार बन गए वज़ीर आला के, कि जी वो नहीं जैसे गिद्ध बैठे होते हैं, जानवर को मर रहा होता है तो दरख्तों पे बैठे होते हैं, जैसे गिरे छापा मारे, तो ये कुछ गिद्धों की तरह इनके उम्मीदवार बैठ गए। तो वो सारे गिद्ध और ये एक टीम अलग रह गई, लेकिन बहुत सारे पीपल पार्टी के अच्छे लोग हैं जो कि मेजॉरिटी है। 51% हैं जो इस गंदे निजाम से अलहदगी चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये तो
धमकियां ही देते रहेंगे और हमें इंशाल्लाह हम वो कर जाएंगे, चूंकि हम डरने वाले नहीं है। ना हमारे कप्तान ने हमें डरना सिखाया, ना भागना सिखाया, ना दौड़ना सिखाया, ना किसी की धमकी में आना सिखाया। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये हम बिल्कुल और मैं बताना चाहता हूँ कि हम वी मीन इट। और जो कहा है ना कि आई एम नॉट आंसरेबल, यू आर आंसरेबल वज़ीर आला साहब, यू आर आंसरेबल। ठीक है, जवाब दें। बहुत शुक्रिया आपका अलीम आदिल शेख साहब, बहुत शुक्रिया। आप सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे तो कराची वालों को समझ लग गई होगी कि क्या होने जा रहा है। इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, बड़े नंबर चाहिए। सिर्फ कराची वालों को तो नहीं लगी होगी समझ, तो और बहुत सारे लोगों को भी लगी होगी, लेकिन इट्स अ टॉल क्लेम जो कह रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब। अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट की बात बिलावल भुट्टो ने की तो जितनी वो अचंभे की बात लगी थी कि ये कैसे हो जाएगा, तो उतनी ही ये भी अचंभे की बात है कि अच्छा तो फिर ये कैसे हो जाएगा। लेकिन अगर वो हो सकता है तो नंबर्स का फर्क उसको हम देखें ना, तो खैर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ हमारे साथ राब्ते में है पीपल्स पार्टी के बड़े लोग। खैर आने वाले वक्त में ये भी देख लेंगे। कुछ जिक्र जनूबी पंजाब का कर लेते हैं फरा, कि वहाँ पर जो है ना राजनपुर पसमानदगी का शिकार है। हाँ। और पसमानदगी का शिकार होने की हालत आप ये देख लें कि वहाँ पर बच्चों के लिए तालीम की बात की जाती है, लेकिन आला तालीम से महरूम मकामी तलबा के लिए यहाँ यूनिवर्सिटी का क़याम एक ख्वाब बनकर रह गया। और ये किसी छोटे से इलाके की बात नहीं हो रही। राजनपुर जो है ये जनूबी पंजाब की एक तहसील है, जो ज़िला है। जो लोग ज़िला का स्टेटस जानते हैं उनको मालूम है कि कितना बड़ा रकबा होता है। यहाँ से बहुत सारे नुमाइंदगान जो हैं वो असेंबलीज़ में पहुँचे हैं। निगरान वज़ीर आज़म भी इस इलाके से रहे हैं और यकीनी तौर पर इन सब लोगों ने या तो आवाज़ उठाई होगी, कोशिश की होगी। लेकिन राजनपुर में यूनिवर्सिटी बनाई गई है ना, कैंपस, यानी आप ये समझे, मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने पूछा कि क्या ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये वही वाला सवाल था जैसे वो फ्रांस की मलका ने कहा रोटी नहीं है तो केक खा लें। तो मैंने कहा ख़वातीन की यूनिवर्सिटी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी, सिर्फ ख़वातीन नहीं, यहाँ पे लड़कों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, तो लड़कियों का तो अभी सवाल ही पैदा नहीं होगा। वो तो हम बाद में सोचेंगे, वो तो हम बाद में सोचने की कोशिश करेंगे अगर हमें वक्त मिला तो। यानी इस पूरे जिला के जो स्टूडेंट्स हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन करना हो तो उन्हें जिला से बाहर जाना पड़ता है। तो अंदाजा कीजिए कि यहाँ पे फिर तालीम क्या सूरत हाल जो है वो क्या होगी। शहजाद मंजूर से जान लेते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल। साथ बताइए तलबा को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और क्यों यूनिवर्सिटी या कोई कैंपस नहीं खोला जा सका। हाँ जी बिल्कुल, 23 लाख से ज़्यादा की आबादी पर मुश्तमिल जनूबी पंजाब का आखिरी पसमानदा तरीन ज़िला राजनपुर, जिसे सिंध और बलोचिस्तान के बॉर्डर्स भी लगते हैं, आज भी तरक्की याफ्ता दौर में जो है यूनिवर्सिटी जैसी नेमत से महरूम है। यहाँ के तलबा जो है परेशान हाल है। आला तालीम हासिल करने के लिए तलबा को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मुआशी तौर पर कमज़ोर तलबा जो है बड़े शहरों में अपनी तालीम को जारी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से यहाँ पर FAFSC तक की क्लासें सिर्फ लगाई जाती हैं। राजनपुर में यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो यहाँ के तलबा का जो है दिरेना मसला है। हमें हर दो अतराफ में जो है 200 किलोमीटर का सफ़र करके बच्चे और बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। यूनिवर्सिटीज़ और कैंपस की हमें बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। इसके ना होने की वजह से हमें बाहर जाना पड़ता है, बाहर की सिटीज़ में जाना पड़ता है, लाहौर जैसे इस्लामाबाद हो गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है हमारे मकामी कल्चर के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ की ख़वातीन जो है 90% ख़वातीन अपनी तालीम जो है जारी रखने के लिए बड़े शहरों में नहीं जाती, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा जो है परेशान हाल दिखाई देते हैं। ताहम मुतअद्दिद बार जो है हुकूमत पंजाब से जो है यहाँ के तलबा ने जो है एहतजाज करके मुतालबा किया है कि राजनपुर जैसे पसमानदा ज़िले में यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए, यहाँ पर बनाई जाए यूनिवर्सिटी, ताकि यहाँ के जो तलबा है उनको तालीम जैसी बुनियादी सहूलत मैसर आ सके। बिल्कुल ठीक है शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अहम मामला है और उम्मीद करते हैं कि तालीम के लिए कुछ किया सदी है और हमारा पाकिस्तान ही में जनूबी पंजाब में ये ज़िला जहाँ पर के पूरे ज़िला में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, कैंपस नहीं है, सब कैंपस नहीं। आप चेक कर लेंगे क्या मामला है। बिल्कुल सही। सो हम बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू की, जो कपास की फसल की पैदावार के लिहाज से है मुल्की तारीख का सबसे बुरा साल कह सकते हैं इस साल को हम। गुज़िश्ता साल जो है 83 लाख बेल से कम होकर कपास की पैदावार जो है 55 लाख बेल तक महदूद हो गई है। सिर्फ 38 लाख एकड़ रकबे पर ही कपास काश्त की जा सकी। कपास की फ़ी एकड़ पैदावार का हदफ 23 मन मुकर्रर था, मगर 17 मन फ़ी एकड़ पैदावार भी मुश्किल से हुई। बिल्कुल ऐसे ही। इसी हवाले से बात कर लेते हैं चेयरमैन कॉटन जिनर्स फोरम एहसानुल हक साहब हमारे साथ। एहसानुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एहसानुल हक साहब, कपास का ये मामला, ऑर्डर्स तो हमें टेक्सटाइल को बड़े बड़े मिल रहे हैं, लेकिन कपास की पैदावार हमारी कम हुई जा रही है, इसकी वजह क्या है? ये इसकी मेजर रीजन तो जैसे मैंने पहले भी एक दफ़ा मेरी आपसे बात हुई थी, मैंने बताया था कि पाकिस्तान में जो शुगर केन लॉबी है वो पिछले 10-15 साल से बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर पे असरअंदाज हो रही है। और जो हमारे मेजर कॉटन जोन्स थे वो अब शुगर केन जोन्स में चेंज हो चुके हैं। और शुगर केन की बहुत ज़्यादा कास्ट की वजह से हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ भी पैदा हो गए हैं
और जो हमारी दीगर क्रॉप्स हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी कॉटन है वो बहुत ज़्यादा उस पर इसका इन्वायरमेंटल जो पोल्यूशन पैदा हो रही है बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रहा है। तो जहाँ हमारी जो पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा कम हो रही है, वहाँ हमारी पर एकड़ यील्ड की जो हमारी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स मालकान जो है वो लोकल कॉटन बाइंग की बजाय उनका ज़्यादातर जोर जो है वो इस साल इंपोर्ट पे है। दो मेजर रीजंस आई थिंक हैं कि पाकिस्तान में जो कॉटन जोन थे उनको शुगर जोन में तब्दील कर दिया गया है और पाकिस्तान में ज़्यादा शुगर केन की काश्त की वजह से इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो गए हैं। हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं बल्कि और हो रहे हैं। तो इस तजवीज़ के आपकी तरफ से कैसे इस मामले को टर्न अराउंड किया जा सकता है, जबकि पाकिस्तान जो कपास पैदा करने वाला चौथा बड़ा मुल्क था, अब 8वें नंबर तक तो हम आ चुके हैं। अगर यही सूरत हाल रही, 53 अरब रुपए जो है अगर हमने कमाए हैं एक्सपोर्ट से, तो 30 अरब का उसमें से हमें इम्पोर्ट बिल पड़ गया है जो कि हमें कॉटन मंगवानी पड़ी है। ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो क्या तजवीज़ आप देंगे हुकूमत को, किस तरह से इस मामले को बेहतर करें? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा। आप बताएं कि पाकिस्तान इस वक्त कपास पैदा कर 8वां नंबर, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त 5वां बड़ा मुल्क है दुनिया में कपास पैदा करने वाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4th और 5th नंबर में गैप बहुत ज़्यादा है। अभी ये USDA की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जी पाकिस्तान में सर 4.3 मिलियन बेल्स 480 पाउंड्स पैदा होने के चांसेस हैं, जबकि जो हमारा चौथा बड़ा मुल्क ब्राज़ील है वहाँ 12 मिलियन बेल्स पैदा होने जा रही हैं। तो चौथे और पांचवें में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और कॉटन की इंपोर्ट के साथ साथ जो बहुत बड़ा इशू है वो है एडिबल ऑयल का भी है। कपास की कम कास्ट की वजह से हमारा एडिबल ऑयल्स का जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी इस साल जो 50-60 लैक्स जहाँ कॉटन की बेल्स इंपोर्ट हो रही है, वहाँ एडिबल ऑयल्स और ऑयल केक दोनों बहुत बड़ी तादाद में इंपोर्ट हो रहे हैं। हल क्या है सर? जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा इसमें ये प्राइम मिनिस्टर से ये अपील है कि वो हंगामी बुनियादों पे पाकिस्तान में जो क्रॉप जोनिंग लॉज हैं उन पे अमल दरामद करवाएं। कॉटन जोन्स जो डिक्लेयर हो चुके हैं जहाँ बाइलाग शुगर केन की काश्त नहीं हो सकती, नई शुगर मिल्स का क्या मामले में नहीं लाया जा सकता, जो एग्जिस्टिंग शुगर मिल्स हैं उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे काम बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और पिछले 10 साल में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं। सिर्फ रहीमिया खां में 3-4 नई शुगर मिल्स लगी हैं और जो पहले से कायम शुगर मिल्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2-2, 3-3 गुना बढ़ाई है। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी बहाली का जो मेजर इशू इस वक्त है वो कॉटन है। पाकिस्तान में जो कॉटन जोन्स हैं वहाँ शुगर केन की काश्त पे मुकम्मल बैन होना चाहिए। उससे ये है कि हमारा जहाँ कॉटन की इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, एडिबल ऑयल की इंपोर्ट इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, उससे हमारा लाखों मिलियन एकड़ पानी की बचत भी होगी। बिल्कुल ठीक है। सानुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक आप बात कर रहे थे और कपास की पैदावार में जो मसाइल हल हैं वो उन्होंने बताए और ये भी बताया कि हुकूमत को क्या करना है। मगर जो बेचारा किसान है उससे पूछें तो उसे अमेरिकन सुंडी का भी मसला है, उसको हाइब्रिड बीज का भी मसला है, जिसकी वजह से कपास की वो नहीं लगाना चाहता, उसको नहीं उसका इतना फ़ायदा जो है मिल रहा होता। तो जब तक इस तमाम मसले को नहीं देखा जाएगा, हल किया जाएगा, कोई हल निकलेगा नहीं। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मैच की बात करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और हम बात करेंगे जाहिर है उस मैच की जो कि इस वक्त चल रहा है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने जो है वो खेलने का फैसला किया, बैट करने का फैसला किया और एक विकेट जो है वो उसका नुकसान भी हो गया, जो कि हमजा कह रहे थे कि विकेटें तो गिर नहीं रही होंगी, विकेटें गिर गई हैं हमजा। हाँ, एक विकेट गिर गई। शाहीन शाह अफरीदी ने जो है वो विकेट ली है और पाकिस्तान दौरा न्यूजीलैंड की जो है ना तल्ख यादें भुलाकर आज मैदान में उतरा है। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से खेलें और जीतें भी इसको। और 2 नए खिलाड़ियों को जो है टेस्ट कैप दी गई है, डेब्यूटेंट्स हैं हमारे पास 2, एक इमरान भट्ट जो कि ओपनर हैं और एक हमारे पास हैं नोमान अली। इस पूरी सूरत हाल पे कि प्लेइंग 11 कैसी है, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए हमें, इस मैच से बात करेंगे। हमारे साथ साबिक क्रिकेटर
तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। तनवीर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, खैरियत से हैं आप? प्लेइंग 11 का बता दें ज़रा, पसंद आई आपको? इमरान बट को ओपन करवा दिया गया, डेब्यू करवा दिया गया, साथ नुमान मौजूद हैं, यासिर शाह मौजूद थे पहले? देखिए, इमरान बट को मेरे ख्याल है बहुत अच्छा चांस दिया उन्होंने, क्योंकि वो न्यूजीलैंड के टूर पे भी थे, उनको प्रैक्टिस मैच खिलाया गया था, बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उनको टेस्ट मैच दिया नहीं गया था। तो आज उनको टेस्ट मैच मिला है और पहले मैच में उन्होंने जिस तरीके से कैच लिया है सेकंड स्लिप में, मेरे ख्याल में जो क्रिकेट को समझता है वो आराम से बता सकता है, अगर वो इस कैच को नहीं लेने जाता तो फर्स्ट स्लिप वाला इस कैच को नहीं ले सकता था, क्योंकि बॉल उससे आगे गिर जाता, काफ़ी लो था। तो उसने डाइव मार के इस कैच को लिया है। तो मेरे ख्याल है एक डेब्यू जिसका हो रहा है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। और उसके बाद जो नुमान अली को खिलाया गया है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट में चल रही थी और शोर मच रहा था कि इनको चांसेस क्यों नहीं दिए जाते, ये बैटिंग भी बेहतर कर सकते हैं। टीम ओवरऑल बहुत अच्छी है, लेकिन एक सिलेक्शन के ऊपर मैं बात ये करना चाहता हूँ कि कराची की जो पिच है जिसमें मैच अभी हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैट पिच है। इसमें अगर आपने नया बॉल सरवाइव कर लिया साउथ अफ्रीकन्स ने और स्पिनर्स को अगर अच्छे तरीके से खेल गए, तो फिर पाकिस्तान को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वहाँ पे एक ऐसा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था जो हारिस रऊफ की सूरत में था, जिसका पेस सबसे ज्यादा है। तो वो फिर फ्लैट पिच पे आपको एक एडवांटेज होता है कि उसका पेस भी ज्यादा है, वो यॉर्कर भी तेज कर सकता है, रिवर्स स्विंग भी हो सकता है। तो अगर उसको खिलाया जाता, अगर आप फ़हीम अशरफ को आप रेस्ट करवाते, देखिए ऑलराउंडर्स आपको वहां पे खिलाने पड़ते हैं, या तो कोई बहुत ही कोई हाई स्टैंडर्ड का ऑलराउंडर हो, जैक कैलिस टाइप का ऑलराउंडर हो, तो आप कह सकते हैं कि बॉलिंग भी बहुत तेज करता है, बैटिंग भी बहुत जबरदस्त करता है, तो आप उसको खिला सकते हैं। लेकिन आप उसको आप फ़हीम अशरफ टाइप के ऑलराउंडर को आप वहां पे खिलाते जहां पे अगर पिचेस बड़ी मुश्किल हो रही है बैट्समैनों के लिए, लाइक न्यूजीलैंड है, वहां पे वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी आपको करके दे देगा या बॉलिंग में भी आपको सपोर्ट देगा। लेकिन यहाँ पे आपको एक फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, आपके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ जाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हारिस रऊफ होता तो वो शायद बेहतर हो सकता था। ठीक है, तनवीर साहब ये भी बताइएगा कि ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट भी है, नो डाउट। 14 साल के बाद साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान आना सही मानों में क्रिकेट की बहाली है, जो कि हम देख सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद अब इंग्लैंड और बाकी बड़ी टीम्स जो हैं वो अच्छी जो टेस्ट रैंकिंग की और अच्छी रैंकिंग सी टीम है वो भी पाकिस्तान आएंगी और क्रिकेट जो है उसके मैदान आबाद होंगे। लेकिन जैसे आप खुद कह रहे हैं कि सिलेक्शन में आपको लग रहा है कि रीड नहीं किया गया पिच को, तो ये जो मामला है इसको आप किसकी जिम्मेदारी डालेंगे? और आपके ख्याल में जो पाकिस्तान की नाकामी थी न्यूजीलैंड में, वहाँ पर तो डिज़ास्टर एक ओवर स्केल था ना, कि हमारे पास बॉलिंग भी नाकाम हो गई थी, बैटिंग भी नहीं चल पाई थी और स्पिनिंग में भी हम कैश ड्रॉप कर रहे थे। यहाँ पर आप क्या देखते हैं एज कम्पेयर टू दैट परफॉर्मेंस? देखिए, न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस थी। वो तो सारा जो मेरे ख्याल में जो बात होती है वो कोचिंग स्टाफ के ऊपर होती है, क्योंकि कोचिंग स्टाफ को बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था और कप्तान भी आपका इनएक्सपीरियंस था, कोई प्लान्स नहीं थे। ये तो आपकी अपनी कंडीशंस है, यहाँ तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि क्या प्लान्स है, ए प्लान क्या है, बी क्या है, सी क्या है। बाकी आपने जो बात की कि टीम सही तरीके से नहीं खिलाएगी या पिच को रीड नहीं किया, टीम बिल्कुल सही खिलाई है। मैं सिर्फ एक प्लेयर की बात कर रहा था कि अगर फ़हीम अशरफ की जगह आप हारिस रऊफ को लेके आ जाते तो वो हो सकता है आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकता था, क्योंकि वो मैं कराची में बहुत अरसा क्रिकेट खेला हूँ। जो ड्रेसिंग रूम एंड है वहाँ से जब टी होती है, टी के बाद का जो टाइम होता है शाम का, वहाँ से बॉल बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग होता है, तो जिसका पेस होता है उसको बहुत फ़ायदा होता है। तो अगर आउट नहीं कर सके तो फिर उसका एडवांटेज हमें लेना चाहिए था। यासिर शाह की आपने बात सुनी होगी, यासिर शाह ने ये बोला था अपने स्टेटमेंट में कि दुबई में हमें बहुत स्पिन मिलता था, इस वजह से विकेट्स मिलती थी, लेकिन कराची में भी खेलें या पाकिस्तान की किसी भी जगह पे खेलेंगे, स्पिनर्स को भी बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ भी बॉल इतना स्पिन नहीं होता है। अब लेट्स सी, देखते हैं। अभी फिलहाल हसन अली को देख लें आप, हमारा बेस्ट बॉलर था इस टाइम डोमेस्टिक क्रिकेट का, अभी तक उसने जो बॉलिंग की है वो उस लेवल की नहीं की है फिलहाल कि जिस तरीके से उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में की थी। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा डोमेस्टिक का स्टैंडर्ड क्या है बैटिंग का, और हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है बैटिंग का। बिल्कुल ठीक है। पिच को देखते हुए तनवीर भाई आप क्या देख रहे हैं? 5 दिन का खेल पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिच जिस तरह की होती है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर बैट्समैन को काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है। हसन अली की वापसी की भी आपने बात की,
अब कप्तानी का कितना ज़्यादा रोल होगा इसमें, बाबर आजम का कितना बड़ा इसके अंदर रोल होगा और उन पर कितना प्रेशर होगा इस मैच का? देखिए, कप्तानी लाजमी नहीं है कि आपका जो टीम का सबसे टॉप का जो बैट्समैन होता है, अगर आप उसको कप्तान बना दे तो आपकी टीम एकदम से खड़ी हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होता। कप्तानी जो है ये एक टाइम, डे बाय डे आप सीखते हैं। आप नीचे लेवल से आते हैं, आप एक कप्तानी करते हुए आते हैं, फिर जब आप टीम में आते हैं, फिर आपको अगर कप्तानी दी जाती है तो फिर आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस होता है, तो आपको समझ होती है। बाबर आजम के ऊपर भी एक्सपीरियंस है क्योंकि वो भी इनएक्सपीरियंस कप्तान है, उसके पास भी कप्तानी का इतना वो नहीं है। तो बात ये है कि या तो आपका कोच बड़ा एक्सपीरियंस हो कि अगर कप्तान इनएक्सपीरियंस है तो उसके पास प्लान्स है, वो कप्तान को वो बता सके। दोनों तरफ से इनएक्सपीरियंस है। अब लेट्स सी, देखते हैं। हमारी अपनी एडवांटेज हमें लेना चाहिए अपनी कंडीशन से। शायद हो सकता है हमारे बॉलर्स बॉलिंग इतनी अच्छी कर जाए तो बाबर आजम के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर ही ना हो, लेकिन जिस टाइप की मुझे बैटिंग लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीकन जो है वो सिर्फ नया बॉल सरवाइव करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो उनका नेचुरल गेम है वो खेलेंगे और 100% ये जो टेस्ट मैच है ये जाएगा, लंबा जाएगा, ये पूरे दिन का जाएगा। ये ऐसी पिच नहीं है कि 2, 2.5, 3 दिन के अंदर आपकी टीम आउट हो जाए। कोई स्पिनर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर जाए वो अलग बात है, लेकिन ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान ने चौथी बैटिंग करनी है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तनवीर अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले से आप बात कर रहे थे, जो कहते हैं चौथी बैटिंग करनी है, चेस करना है, चौथे इनिंग्स में जाके एंड पे विकेट का क्या हाल होता है वो हमें पता है, और स्पिनर्स तब कमाल कर रहे होते हैं। और हमसा यहाँ से हमें पता चलता है कि जो दूसरी टीम्स है वो कितना अच्छा रीड एंड स्टडी करके आती हैं, यानी उनको पाकिस्तान की विकेट का मालूम है। 14 साल बाद भी पता है। 14 साल बाद भी पता है। उन्होंने टॉस किया है, टॉस विन किया, दे ऑप्टेड टू बैट, इसलिए उन्हें पता था कि अगर वो सर्वाइव कर लेंगे न्यू बॉल तो इसके बाद फेवरेबल कंडीशंस होंगी उनकी। यही वो छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज हैं विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कि एक टीम की जो फतह होती है उसमें सिर्फ मैन पावर नहीं, उसमें स्किल पावर भी चाहिए होती है। और वो स्किल पावर जो है वो आपके जो है, जो आपका कैप्टन है या फिर आपकी जो टीम मैनेजमेंट है, ये सब स्ट्रैटेजीज वो हैं जिनकी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, जो लैकिंग दिखाई देती है हमें अपने स्पोर्ट्स में, अपनी टीम में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के कुछ और लोगों को अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं। क्रिकेटर्स को हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मौत की आंखों में आंखें डालकर बुलंदोबाला पहाड़ों को सर करने वाले कोप अहमा खतरों के खिलाड़ी कहलाते हैं। बर्फ से ढकी और बादलों में छुपी खुद सर चोटियों की बुलंदियों को पांव तले महसूस करने का जुनून शायद कोप अहमाओं को जो है ना वो चैन नहीं लेने देता कि मैं जब उधर जाऊं तो मुझे मजा आएगा ना, और इतना खतरा ले लेना, एडवेंचर। हाँ, एडवेंचर जो है ना हमजा, एडवेंचर एंड थ्रिल, ये कुछ लोग बने होते हैं इस चीज़ के लिए, वो सब तो थ्राइव करते हैं एडवेंचर पे एंड थ्रिल पे, और इन्हीं में से कोप अहमा भी हैं। पिछले दिन हमने आपसे जिक्र किया कि नेपाली कोप अहमाओं ने किलर माउंटेन जो है, जिसे हम K2 हमारा जो है, उसको विंटर में पूरी सर्दियों की शिद्दत में उन्होंने उसे समिट किया। हमारे जो हैं कोप अहमा जिसमें सतपारा है, मोहम्मद अली सतपारा, उन्होंने K2 की मुहिम को सर करने का ऐलान किया। इसी -60 टेम्परेचर के दिनों में उनका बेटा साजिद अली और इनके साथ इनके और जॉन स्नोरी जो है वो भी इनके साथ हैं। लेकिन साजिद अली का कहना है कि K2 बगैर ऑक्सीजन सर करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। पिछले दिनों मौसम की शिद्दत जो है वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से एक साथी भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो मुतासिर हुए, जिन्हें कि वहाँ से रेस्क्यू किया गया, उनको ले जाया गया और टीम जो है वो वापस बेस कैंप पे आ गई। लेकिन ये बहुत खतरे की बात है, -60 पे और इतनी तेज़ जो हवा की स्पीड के ऊपर किलर माउंटेन, जिसको सर्दियों में किया ही नहीं जा सका समिट, वो समिट हुआ है अब आके नेपाली, पहली दफ़ा नेपालियों ने किया है, नेपाल की कोप अहमा टीम ने। तो ऐसे एडवेंचर की भी क्या ज़रूरत है? नहीं, क्या ज़रूरत है ये हमें पूछना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ मर्द नहीं, ख़वातीन कोप अहमा भी चोटियों को फतह करती आ रही हैं। ऐसी एक बाहिम्मत कोप अहमा समीना बेग है। कोई भी पहाड़ उनके अज़्म से ज़्यादा बुलंद साबित नहीं हो सका है, और वो पहली पाकिस्तानी खातून है जिन्होंने दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट को सर किया। 2013 में उन्होंने मुहिम सर अंजाम दी थी, और उसके अलावा अब वो पहली पाकिस्तानी खातून होंगी जो कि पहली मरतबा K2 को समिट भी करेंगी। इससे पहली पाकिस्तानी नहीं बल्कि पहली मुसलमान कोप अहमा भी होंगी। और इन्होंने बरे आज़मों में 7 चोटियाँ जो है मुख्तलिफ बरे आज़मों में सर की हैं। उनके भाई मिर्ज़ा अली भी उनके साथ इस सफ़र में होते हैं, और ये एक बड़ा अच्छी कॉम्बिनेशन और टीम है जिसकी वजह से दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ सपोर्ट में चलते हैं और माउंट एवरेस्ट सर करने का एजाज़ भी इनके हाथ में। इनकी एक्सपीडिशन जो जून में होगी, SCO ने इन्हें स्पॉन्सर किया। बात कर लेनी चाहिए इनसे पूछते हैं चीज़ है कि जो आपको कहती है कितना मुश्किल काम कर। अस्सलाम वालेकुम समीना बेग और अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा अली बेग साहब।
मुबारक हो, आपकी एक्सपीडिशन जो है उसका ऐलान हुआ है। लेकिन उस पर बात करने से पहले ये जो अली सतपारा वाला हम जिक्र कर रहे हैं अभी कि -60 डिग्री टेम्परेचर, और वो ऐलान कर रहे हैं कि बग़ैर ऑक्सीजन के हम K2 को सबमिट करेंगे। आपके ख्याल में ये जोश, ये वलवला, ये जज्बा प्रैक्टिकल भी है, डूएबल भी है? ये इतना मुश्किल काम करने की ज़रूरत आपको लगता है इतना मुश्किल एडवेंचर, इतना चैलेंज लेने की? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सुबह सवेरे पाकिस्तान की टीम को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें अपने शो में बुलाया। डेफिनेटली माउंटेनियरिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और विंटर एक्सपीडिशन जो है ख़ासकर वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। गो कि मोहम्मद अली सतपारा और उनके बेटे साजिद अली सतपारा ने K2 को जो है गर्मियों में जो है वो सबमिट कर चुके हैं। लेकिन विंटर्स में क्योंकि उसकी जो कंडीशंस है वो बहुत मुश्किल और मुख्तलिफ होता है, क्योंकि सर्दी का जो लेवल है वो एक्सट्रीम होता है और साथ में माउंटेन की टेक्निकल या फिज़िकल कंडीशन जो है वो बहुत हार्श होता है। तो इस वेदर कंडीशन में K2 को सबमिट करना विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन इज़ अ वेरी डेयरिंग अटेम्प्ट। गो कि उनकी टीम, आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि वन ऑफ द मेंबर वाज रेस्क्यूड, एक्चुअली वो रेस्क्यू नहीं हुए हैं, एक्चुअली दे आर वेरी फिट एंड फाइन। मौसम की ख़राबी की वजह से उन्होंने अपनी जो समिट अटेम्प्ट था वो अबॉर्ट किया, और लेकिन दे आर वेरी फाइन। उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड दे आर लुकिंग फॉर द नेक्स्ट वेदर विंडो। तो विदाउट सप्लीमेंट ऑक्सीजन यकीनन ये बहुत ही बड़ी काम है। बहुत समीना, आप हमें ये बताएं कि कैसे, ये तो समझा जाता है कि बड़ा जिगरे वाला काम है, ये तो सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं, औरतें तो कर नहीं सकती हैं, ये एक सोच पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पर पाई जाती है। कैसे ख्याल आया था, हम वो पहले ख्याल का पूछ रहे हैं आपसे। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और तमाम देखने वालों को। मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था बैक इन 2010। लेकिन उससे पहले, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन शमशाल वैली, जो कि बिल्कुल एक पहाड़ों के बीच में है, तो बचपन ही से मुझे शौक़ था बेसिकली। क्योंकि एक तो मेरे भाई जो बैठे हुए मेरे साथ, ही यूज्ड टू टेल मी स्टोरीज अबाउट माउंटेन क्लाइंबिंग। तो बचपन में एक ही बात दिमाग में था कि मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग करना है। और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग आते थे, ऑब्वियसली पूरी दुनिया से आते थे, और उनमें बहुत कम पाकिस्तानी ख़वातीन होते थे जो ट्रैकिंग के पर्पज़ से आते थे। बट रियल माउंटेनरिंग में मतलब इतना कोई नहीं था इस स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी ख़वातीन सब काम करते हैं माशाल्लाह, हर फील्ड में काम करते हैं, और ये एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो हमने कहा कि अगर पाकिस्तानी ख़वातीन सब काम कर सकती हैं तो ये काम भी कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि एक खातून जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है माशाल्लाह, एक माँ है, बहन है, बेटी है, सब काम बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं। और माउंटेनरिंग ये एक परसेप्शन है बेसिकली, तो उसको हमने रॉन्ग प्रूव किया कि नहीं, पाकिस्तानी खातून भी कर सकती हैं अगर उसको सही मौका दे या फिर उसको एक सपोर्ट मिले, तो पाकिस्तानी खातून हर काम कर सकते, कोई काम उसके लिए मुश्किल मुबारक हो समीना, क्योंकि आप अब पहली पाकिस्तानी और पहली मुस्लिम को पहमा होंगी जो कि K2 सबमिट करने जा रही हैं, और इसमें आपको SCO ने स्पॉन्सर भी कर दिया। जून में ये एक्सपीडिशन शुरू होगी, ऑल सेट फॉर दैट? जी, अल्हम्दुलिल्लाह K2 मेरा एक अल्टीमेट ड्रीम था, जो कि हर माउंटेनियर का है, और सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है दुनिया में और पाकिस्तान में है। तो 2015 में मैंने अटेम्प्ट किया था, बट मेरी इंजरी हुई थी माउंटेन पे, तो मैंने वो एक्सपीडिशन हमने कॉल ऑफ की थी। और फिर उसके बाद 5 साल लगे हमें, हर साल हम लोग कोशिश करते थे, मेरे और मेरे भाई। एंड अगेन स्पॉन्सरशिप का बहुत इशू होता है पाकिस्तान में, स्पेशली इस तरह के स्पोर्ट्स में। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस साल SCO जो कि स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड। एंड मेरी जो एक अल्टीमेट ड्रीम है वो इंशाल्लाह पूरी होने जा रहा है। और इसमें सिर्फ ये कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तानी ख़वातीन को रिप्रेजेंट करना, एक मैसेज कन्वे करना कि
पाकिस्तानी खातून हर काम कर सकती है। बिल्कुल, और दूसरा ये कि जो दूसरे हमारे गवर्नमेंट है या फिर जो दूसरे कंपनीज है, वो उनको एक मैसेज हम लोग कन्वे करना चाहते हैं थ्रू SEO, जिस तरह से हमें स्पॉन्सर कर रही है, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि दूसरी स्पोर्ट्स को भी आप लोग इंकरेज करें, उनको सपोर्ट करें। नहीं तो बाहर से जब कोई कोपैमा आते हैं तो हम उनको सर पे बिठा लेते हैं। कितना दुख उस वक्त हो रहा होता है जब आप अपने कोपैमाओं को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे होते। दिल में ख्याल क्या आते हैं? एक्चुअली इसमें दो चीज़ें देखने की है। एक तो ये कि माउंटेनियरिंग एज ए स्पोर्ट्स, उसको अलग अंदाज में हम इस तरह कह सकते हैं कि एक स्पोर्ट्स को किस तरह हम लेके आगे जा सकते हैं। लेकिन उसकी दूसरी आस्पेक्ट ये है कि माउंटेनियरिंग अगर करते हैं तो उससे रिलेटेड कौन सी ऐसी बिजनेसेस है जो वो फ्लोरिश कर सकता है। तो माउंटेनियरिंग इटसेल्फ इज़ अ बिजनेस लार्जर देन नॉर्मल कॉन्सेप्ट की एक खेल है। हमारे मुल्क में माशाल्लाह 5 पहाड़ है, 8,000 से ऊपर, और 7,000 की बेइंतहा है माउंटेन्स। और ग्लेशियर रेंजेस जो है हमारे, या माउंटेन रेंजेस जो है, वो दुनिया में इस तरह नहीं है जिस तरह पाकिस्तान में है। तो हमारे फ्रेंड्स अगर जब आते हैं तो कहते हैं कि दीज आर गोल्ड्स फॉर पाकिस्तान, यानी ये सोने हैं अगर इफ़ यू पीपल प्रॉपरली यूटिलाइज एंड प्रमोट दीज माउंटेन्स। तो इससे एक खेल बिल्कुल, एक तो आप इसको माउंटेनियरिंग के स्पोर्ट्स के एस्पेक्ट से देखें, दूसरा ये कि ये कितनी ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट कर सकता है पाकिस्तान के लिए, कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकता है अगर माउंटेन टूरिज़म को हम बढ़ा दें, कंट्रोल माउंटेन टूरिज़म, फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो उसका भी एक एस्पेक्ट है। फिर तीसरी चीज़ ये है कि माउंटेनियरिंग, खासकर अगर K2 की बात करें तो सबसे पहले जो उसको सबमिट किया था 1954 में किया था, और सिंस देन अगर आप कैलकुलेट करें तो ओनली 18 से 22 पाकिस्तानी मर्दों ने सबमिट किया है। एंड टिल नाउ देयर इज़ नो फीमेल ऑन K2, और किसी भी 8,000 की पीक को आज तक किसी पाकिस्तानी खातून ने नहीं किया है। तो बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं अनट्रेडिशनल कि वो एक सिंबॉलिक होता है कि आपके मुल्क की रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, आप लोगों यूथ की, नौजवान को रिप्रेजेंट करता है कि दे आर ब्रेव, दे आर कमिटेड, दे आर मोटिवेटेड एंड they want to do different things as well apart from certain sports। बिल्कुल सही। अच्छा समीना, हमने बहुत इन इश्यूज़ पे प्रोग्राम भी किए हुए, बात भी की हुई है। अल्पाइन क्लब बिल्कुल रिडंडेंट हो गया, बिल्कुल कोई कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं। एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करने की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म भी बहुत बात कर रहे हैं कि टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए, एडवेंचर टूरिज़्म को प्रमोट करने की, जैसे कि बता रहे हैं अली बेग भी कि 8,000 से ऊपर 5 चोटियाँ हमारे पास, 7,000 की तो बेशुमार हैं, और इतना बड़ा ग्लेशियर रेंज है, आपकी ट्रैकिंग से लेकर माउंटेनियरिंग तक गोल्ड माइंस हैं आपके पास, ये सारी जिन्हें आपको दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। तो व्हाट डू यू थिंक, कि आप क्या समझती हैं कि फिर हमें स्पॉन्सर्स क्यों नहीं मिलते, और इस मामले को कैसे ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है? फरा, एक्चुअली इसमें एक जो सबसे बड़ा रीज़न है वो ये है कि इससे पहले इस स्पोर्ट्स को या फिर इस इंडस्ट्री को कम्प्लीटली इग्नोर किया। इतना ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जब तक आप अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते किसी चीज़ के बारे में, वो लोगों को पता नहीं होता, उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो लोगों को पता नहीं होता। तो जैसे जैसे हमने माउंटेनियरिंग स्टार्ट की, स्पेशली एक खातून होकर क्लाइंबिंग स्टार्ट की, थोड़ा अवेयरनेस आना शुरू हो गया। और अब जो विंटर में फिर प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब ने जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, वो एडवेंचर टूरिज़म पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और माशाल्लाह हालात बेहतर हो रही है। और बस वो एक अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, और चीज़ों की जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ताकि लोग उस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझे, तब जाके आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि इदारों में अगर रिलेवेंट लोग ना हो, रिलेवेंट लोग होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो, जैसे समीना ने कहा कि अगर एक चीज़ की एक इम्पोर्टेंस है उसको अच्छी तरीके से फर्दर डिलीवर करके, वो जैसे कि फर्ज करें कि पीसीबी एक ऐसी इदारा बना हुआ है कि वो सेल्फ रिलायंस है, ठीक है कि नहीं। इसी तरह बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे लोग तो हैं लेकिन उनकी एफिशिएंसी मुमकिन है कि है, लेकिन जितना वो अट्रैक्शन कर सकता है स्पॉन्सर के लिए या फंडिंग के लिए, उस हिसाब से नहीं कर पा रहे थे। ये तो क्लब का काम नहीं था कि वो स्पॉन्सर्स लेके देता, वो अपने कोपैमाओं को प्रमोट करते, यही तो काम है उनका कि वो इस तरह के स्पॉन्सर्स लेके आए पूरी दुनिया से। और इसको लेकिन हमने देखा कि अल्पाइन क्लब बना तो रहा, लेकिन इस तरह के मामला तो में नहीं दिखाई दिए।
वेल अल्पाइन क्लब माशाल्लाह वो काफ़ी कोशिश करता रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि पहले उन्होंने नेशनल लेवल के जो है ना इवेंट्स भी कर चुके हैं अल्पाइन क्लब। ऐसे हम नहीं कह सकते कि उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। अल्पाइन क्लब ने माशाल्लाह पहले काफ़ी नेशनल लेवल के एक्सपीडिशंस किए। अगर 97 की गोल्डन जुबली के अगर आप ले ले तो उस वक्त जो है ना नांगा पर्वत भी जो ना चाइना पाकिस्तान एक को एक्सपीडिशन था, एवरेस्ट पे एक को पाकिस्तान चाइना को एक्सपीडिशन था। लेकिन बात ये है कि उसकी कंटिन्यूटी नहीं रही, क्योंकि लोग शायद या इदारे उनको फंड नहीं कर पाए। अच्छा। साथ में उनकी अपनी कितनी इंटरेस्ट है, वो कोशिश तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी यही है कि तो स्पॉन्सर्स क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते अगर लोगों तक या इदारों तक। अली स्पॉन्सर्स क्यों इंटरेस्टेड नहीं होते कि इतनी खूबसूरत स्पोर्ट को इसमें दो रीज़न है मेरे हिसाब से। एक तो ये पहले इस तरह था कि ये अनस्पेक्टेटर गेम था, क्योंकि लोग देखते नहीं थे कि आप लोगों को एक क्राउड चाहिए कि लोग खेले, लोग देख रहे टीवी पे आ रहे हैं लाइव। तो उस हिसाब से हमारी पाकिस्तानी मेंटलिटी या कंपनीज़ का ये मेंटलिटी बना हुआ है। लेकिन अभी माशाल्लाह क्योंकि दुनिया डिजिटल हो चुका है, K2 के समिट से भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, आप किसी भी ग्लेशियर से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। तो पहले लोग इस तरह स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे थे कि उनको इतना इंटरेस्ट नहीं होता था कि वो सारे कहते हैं ना कमर्शियल एस्पेक्ट को देखते थे। लेकिन अभी माशाल्लाह क्योंकि दुनिया डिजिटलाइज हो गया है, एक्सेस जो ना है बहुत पूरी दुनिया में हो चुका है। अगर आप आज भी देख ले बड़े बड़े कंपनीज के जैसे कि कंप्यूटर के या दूसरे उनके जो आपकी स्क्रीन पे जो आपके होते हैं वो भी माउंटेन्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं। तो ये ग्लोबली बहुत बढ़ता है, क्योंकि दिस इज वेरी अनकॉमन फॉर कॉमन पीपल, अनट्रेडिशनल है। तो अभी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में दूसरे स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा अली और समीना बेग, बहुत शुक्रिया, आप दोनों सुबह सवेरे पाकिस्तान मेहमान बने। बिल्कुल गुड लक, और आप इतना मुश्किल काम कर रहे हैं आपकी एक्सपीडिशन के लिए। गुड लक टू यू समीना बेग, हम बिल्कुल दुआ करेंगे कि आप उसमें बहुत कामयाब रहें। हमारी यही दुआ अली के सत्तारा के लिए भी है, जिनका लेटेस्ट ट्वीट है कि उनको गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत ने स्पॉन्सर किया है, बिल्कुल स्पॉन्सर करने का, यहाँ से फर्दर आगे जो है स्पॉन्सर करने का जो है फैसला हुआ है, उनको कहा गया है। और जब नेक्स्ट ट्वीट कंफर्मेशन की आएगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और ये बहुत डेयरिंग स्टेप है कि बगैर ऑक्सीजन के वो इतनी बुलंदी इस मौसम में इतने टेम्परेचर में करने जा रहे हैं। ये दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम एवर होगा। और हमजा आपको याद होगा एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट भी पाकिस्तान में हो रहा था, और सिंबॉलिकली ना K2 बेस कैंप में दहशतगर्दी की गई थी, और वो भी दुनिया को बताने के लिए थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सेफ प्लेस। सो ये एडवेंचर एक्टिविटीज़, और इस तरह से नेपाली टीम आई, और इसीलिए हमने उन्हें बहुत वार्म वेलकम किया और इसको बड़ा सेलिब्रेट भी किया। उन्होंने काम भी ऐसा किया, लेकिन पाकिस्तान में इस टूरिज्म का आना भी एक अच्छी और मस्बत अलामत है। हुकूमत का बहुत ज्यादा इसमें किरदार है कि हुकूमत बार बार वजीर आजम हमारे जब बात करते हैं ना टूरिज्म की, तो उससे हम कुछ फर्क भी देख रहे हैं। इसमें अफवाज का भी बड़ा अहम किरदार है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंका गया है, जिसकी वजह से आज सब लोग आते हैं, ये सबमिट करते हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट का मैदान आबाद है, पाकिस्तान की चोटियां जो हैं वो सर की जा रही हैं। सो ये पाकिस्तान का वो मस्बत और खूबसूरत चेहरा है जो कि दुनिया को देखने की जरूरत है। अल्लाह करे कि ये तमाम मैदान इसी तरह से आबाद रहें और हमें सब अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। हम दोनों को इजाजत दीजिए, वक्त खत्म हुआ प्रोग्राम का। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुबह सवेरे